हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग कराया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, जिसके अंदर मैंने आपको उसमें तो कुछ थ्योरी के बारे में बताया। मैंने आपको बताया हमारे पास 5 अकाउंट मेंटेन होगा, और मैंने डिस्कस में रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में आपको स्टार्ट करवाया, जिसके अंदर मैंने 2 बातें आपको सिखाई, फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट एंड फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी। तो ये बड़ी बड़ी बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी। तो एसेट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम भेजते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर, और लायबिलिटी को क्लोज करने के लिए हम भेजते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर। ये क्लोज करने के लिए भेजा करते हैं, ना कि बेचने के लिए। पहले क्लोज करने के लिए भेजा है, अब यहां पर सेल आउट करने की बारी आएगी। जब हम एसेट को बेचेंगे तब ये रियलाइजेशन के कहां पर आएगा। एसेट को क्लोज हो चुकी है, अब रियलाइजेशन एसेट मेरे बुक्स अकाउंट में शो नहीं हो रहा। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को क्लोज कर दिया और उसको कहां भेज दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दिया। अब मेरी बुक्स अकाउंट में कोई भी एसेट और लायबिलिटी शो नहीं हो रही। तो अब मैं क्या करूंगा, जो एसेट मैंने जो लायबिलिटी मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में भेजी है, एसेट को बेचकर अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करा जाएगा। तो बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पर सिखाई, क्या आना चाहिए रियलाइजेशन में, क्या नहीं आना चाहिए। होपफुल आपको चीज समझ में आ रही है। और जैसी हमारी जनरल एंट्री खत्म होगी, जैसे हमारा जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट ये पर्पस ये खत्म हो जाएगा जनरल एंट्री, साथ साथ मैं आपका अकाउंट भी बनाते हुए चल रहा हूँ। क्योंकि एक तरीका है, तो या तो पूरी जनरल एंट्री करा दो या तो पूरा अकाउंट करा दो। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे जनरल एंट्री करा रहा हूँ वैसे वैसे अकाउंट में इफेक्ट डाल रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि एंट्री का इफेक्ट कैसे आ रहा है अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट के अंदर। तो एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में मैंने डिटेल बता दिया, उससे रिलेटेड प्रोविजन के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया है आपके क्या क्या चीज कहाँ आएगी क्या नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कंफ्यूजन करने के लिए। आज हमारा थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट में देखते हैं हमें क्या पढ़ना है आज की क्लास के अंदर। 2 से 3 क्लास लगती है जनरल एंट्री को समझाने में, क्योंकि अब धीरे धीरे जनरल एंट्री अप होती चली जाएगी, समझते जाइएगा। हेडिंग डालेंगे दोस्तों, तीसरे की पॉइंट की हेडिंग डालना, रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अब हम एसेट को बेचकर पैसा अर्न करते हैं, फिर हम उसको लायबिलिटी चुकाएंगे। तो पहले हम एसेट को बेचेंगे, उससे हमारे पे पैसा आएगा, और उस पैसे से हम अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। तो लिखना रियलाइजेशन ऑफ एसेट। तो हमारा तीसरा पॉइंट है फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट। फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, एसेट को बेचेंगे, वेदर इट इज रिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड एसेट। वेदर रिकॉर्डेड, अगर आपने रिकॉर्ड करी है ठीक है, नहीं रिकॉर्ड करी थी, अपनी बुक्स अकाउंट में थी नहीं, तो हम उसको अनरिकॉर्डेड एसेट को भी रियलाइज करेंगे, उसको भी भेज देंगे, वेदर रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। और अनरिकॉर्ड दोस्तों पता है क्या है, डिसोल्यूशन वाला चैप्टर ना बहुत आसान है, अगर आपके डिसोल्यूशन की सारी एंट्री का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो और पीछे का भूलते हुए जा रहे हो, तो मुझे पक्का 100% श्योर है कि आपको आगे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आगे पढ़ने के बाद पीछे का आपको पता होना चाहिए हर एक बात। यह है डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। डिसोल्यूशन आप तभी कर पाओगे जब आपको सारी एंट्री के बारे में पता होगा। अगर आपने एक एंट्री भी मिस कर दी या कुछ ऐसे अनदेखा कर दिया एक एंट्री में भी, तो आपको डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आएगा, आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। आओ सर, तो सर यहां पर हम लिखते हैं मोड ऑफ रियलाइजेशन। मोड ऑफ रियलाइजेशन, यहां लिखेंगे मोड ऑफ रियलाइजेशन, और उससे रिलेटेड एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री यहां पर कर देंगे। 3 मोड है, 3 तरीकों से एसेट को रियलाइज करा जा सकता है, 3 तरीकों से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग एंट्री। आज की क्लास ना, आज ये जब से अकाउंटिंग चालू हुई है ना, तब से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रीवियस क्लास और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आ गया ना तो सब कर लोगे आप, समझ लेना। तो पहले हम देखेंगे भाई, हमारे पास 3 मोड है, कैसे कैसे हम एसेट को बेच सकते हैं। सर एसेट को ना हम कैश में बेच सकते हैं। पहला मोड कौन सा है, अगर एसेट कैसे रियलाइज हो गया, कैश में रियलाइज हो गया, तो पहले मोड है व्हेन द एसेट आर सोल्ड फॉर कैश। व्हेन एसेट आर सोल्ड फॉर कैश। व्हेन एसेट आर सोल्ड फॉर कैश, एसेट को हमने कैश में बेचा, तो क्या होगी एंट्री। सेकेंड एंट्री हमारी, व्हेन एसेट इज टेकन बाय द पार्टनर। अरे फर्म के पास कोई सोफा रखा हुआ था, अब पार्टनर कह रहे यार तुम उसको बाहर बेचोगे, ये मुझे ही दे दो यार, मैं दे देता हूं उसके बदले का पैसा, कोई दिक्कत है क्या। भाई हम दोनों पार्टनर हैं, फर्म के पास, हमारी फर्म के पास बहुत बड़े बड़े सोफे रखे हुए हैं, बहुत अच्छे कलर के, और फर्म के पास अलमीरा रखी हुई है।
तो मुझे अलमीरा की जरूरत थी, आपको सोफे की जरूरत थी। हमने फर्म से पूछा भाई फर्म आप इसको बाहर बेच रहे हो, जितना पैसा आपको बाहर मिलेगा उतना हमें दे देंगे, हमें दे दो यार, अब हमारी कैपिटल से काट लेना। समझ में आ रहा है? तो एसेट हम बाहर बेच सकते हैं कैश से भी, एसेट कभी कभी पार्टनर भी ले जाते हैं। कह रहा हम बाहर बेचने से अच्छा हमें नीड है हम ले जाते हैं, हमारी कैपिटल से डिडक्ट कर लेना जी। फर्म के पास पैसा आएगा पर फर्म उस पैसे को कैश नहीं आएगा, उसकी कैपिटल से डिडक्ट करके आएगा। समझ में आ रहा है? जो पैसा फर्म ने पार्टनर को देना होगा, मान लो 1 लाख, वो ले गया 80,000 रुपए के सोफे, तो 80,000 काट देगी फर्म और 20,000 पार्टनर को देगी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो व्हेन एसेट आर टेकन बाय द पार्टनर, व्हेन एसेट इज टेकन बाय द पार्टनर, व्हेन an asset is taken by the an asset is taken by a partner, जब पार्टनर द्वारा एसेट बेचा गया होगा, और सॉरी जब पार्टनर द्वारा एसेट लिया गया होगा, तो फर्म के लिए तो एसेट बिक गई। अब भाई पार्टनर ले या कोई और ले, अगर पार्टनर ले रहा है तो मैं कैपिटल से डिडक्ट कर दूंगा। हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, ठीक है ना? आप और मैं फर्म हैं, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना कि अगर पार्टनर ने एसेट ले ली तो हम उसी कैपिटल से उतना अमाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। बताएगा क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर ने कितने रुपए की एसेट कितने में ली है, बस जितने की ली है उतना उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है सर? उसके बाद तीसरा पॉइंट एक और है भाई, मान लो एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर उसको हमें देने थे 50,000 रुपए। सुना ध्यान से, एक क्रेडिटर है उसको हमें 50,000 रुपए देने थे, फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, फर्म को एक क्रेडिटर को 50,000 रुपए देना। मान ले मिस्टर ए हमारा एक क्रेडिटर है, उसको 50,000 रुपए देने थे। अब फर्म ने कहा कि मिस्टर ए आप इधर आओ, क्रेडिटर को बुलाया फर्म ने। अब हमने क्रेडिटर से बात करी, हम फर्म है, हमने क्रेडिटर से बात करी, मैंने कहा क्रेडिटर भाई कितने पैसे देने हैं, तो वो कहने लगा भाई 50,000 रुपए देने हैं। मैंने कहा क्रेडिटर भाई ऐसा करते हैं, देखो हमारे पास में एक बहुत बढ़िया सोफा रखा हुआ है या बहुत बढ़िया अलमारी रखी हुई है, आपको नीड है क्या इसकी? कह रहा हाँ सर नीड तो है मुझे। मैंने कहा देखो ये जो सोफा रखा हुआ है ना ये बहुत महंगा सोफा है, ये 1 लाख रुपए का सोफा है। आपको क्योंकि आपको हमें पैसे देने हैं 50,000 रुपए, क्यों ना पैसा ना लेकर 1 लाख का सोफा आप 50,000 रुपए ले जाओ और अपनी लायबिलिटी खत्म कर दो हमारी। तो क्रेडिटर सोचने लगा कि यार ये भी सही है, 1 लाख का सोफा मुझे 50 में मिल रहा है। अब क्रेडिटर कह रहा ठीक है सर आप मुझे पैसा मत दो। क्रेडिटर कहने लगा फर्म से कि आप मुझे पैसा मत दो, आप ये सोफा जो है ना, आप ये 1 लाख का सोफा मेरी लायबिलिटी जितनी आपके ऊपर बन रही है उतने में दे दो, मैं ये सोफा ले आता हूं और लायबिलिटी खत्म। तो ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि एसेट डायरेक्टली उस पर्सन को दे दी जाती है जिस पर्सन की लायबिलिटी फर्म के ऊपर पहले से है। मतलब एसेट कौन ले गया? क्रेडिटर। और क्रेडिटर ने कहा कि वो लायबिलिटी जो तुम्हारे ऊपर थी वो अब खत्म हो गई और मैं तुम्हारे एसेट ले जा रहा हूं। तो एसेट पार्टनर ले जा सकता है, एसेट हमारा जो लायबिलिटी वाला पर्सन है वो ले जा सकता है, और एसेट बेच जा सकता है कैश में। 3 मोड होते हैं एसेट को रियलाइज करने के लिए। इसलिए वर्ड एसेट को सोल्ड आउट वर्ड नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है? रियलाइज वर्ड लिखा होता है, क्योंकि रियलाइज वर्ड के अंदर एसेट को बेचना नहीं पर्पस होता है। रियलाइज वर्ड का मतलब एसेट को बस एसेट जाए और उसके बदले में कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर कुछ ऐसी चीज आ जाए जिससे बेनिफिट हो जाए फर्म को। क्लियर है? इसलिए वर्ड रियलाइज्ड वर्ड का यूज करा गया। तो नाम लिखेंगे व्हेन एन एसेट इज गिवन टू क्रेडिटर, व्हेन एन एसेट इज गिवन टू क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर मतलब कोई भी हो सकता है, बैंक ले आ सकता है। बैंक के बाद लोन था, हम लोन नहीं चुका पा रहे, बैंक ने कहा भाई अपनी जो बिल्डिंग है वो हमें दे दो, लोन खत्म। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। तो बैंक वाले पर्सन ने वो हमारी बिल्डिंग ले गए, तो भाई हमारी एसेट रियलाइज हो गई है ना, एसेट बिक हमारी लायबिलिटी चुक गई ना, तो रियलाइज अब वो किसी भी मोड से चुकी हो। ठीक है जी। व्हेन एन एसेट इज गिवन टू क्रेडिटर टूवर्ड पेमेंट, When an asset is given to creditor toward payment of his due, जितने हमारे ऊपर लायबिलिटी है उतने लायबिलिटी की हमने उसको एसेट पकड़ा दी और हमारी एसेट रियलाइज हो गई। इसलिए एसेट में सोल्ड वर्ड का नाम यू नहीं यूज करा जाता, रियलाइज्ड वर्ड का नाम यूज करा जाता है। अब सोचो दोस्तों, अब मुझे एंट्री बताओ, एसेट को मैंने बेच दिया, अब आप एंट्री में गलती कर सकते हो। यहाँ पर एसेट को बेचने में आप कहोगे एसेट खत्म तो एसेट क्रेडिट कर दोगे। दोस्तों नहीं, गलत हो गया। एसेट हम ऑलरेडी क्रेडिट करके खत्म कर चुके हैं दोस्तों। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरी बुक्स में अब एसेट शो नहीं कर रहा, मेरी एसेट सारी क्लोज हो चुकी है और वो जा चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट पे। तो मेरी एसेट क्लोज होकर रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे गई है। आ रहा समझ में?
एसेट डेबिट मत कर, क्रेडिट मत कर देना। आप कहते हो ना एसेट बेच दी कैश में, भाई मशीन बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब मशीन आप खत्म कर देते हो तो ये तो मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका। फिर क्लोजिंग ऑफ एसेट पिछली क्लास में सिखाया था मैंने आपको कि एसेट को पहले क्लोज करेंगे, उसको रियलाइजेशन बेचेंगे और फिर वहां से बेचेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हमारी एसेट रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर पड़ी हुई है, और जब आप अपनी एसेट को बेच देते हैं तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एसेट जो हमारी पड़ी हुई है वो डेबिट साइड पे पड़ी हुई है, और जब हम एसेट को बेच देंगे तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करके एसेट को खत्म कर देंगे। अभी दिखाता हूं टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट, और किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, कैश अकाउंट या बैंक की वजह से जिसमें भी एसेट बेची गई होगी। कैसे बैंक, जब जब एसेट बेची जाएगी, चाहे वो कैश में बेची गई हो, चाहे वो पार्टनर ले गया हो, चाहे वो कोई भी लायबिलिटी ले गया, मतलब छोड़ो पार्टनर ले गया, लायबिलिटीज कम, इसमें कोई भी एंट्री नहीं होती। नो एंट्री विल बी पास्ड, नो एंट्री विल बी पास्ड। क्यों, आप मुझे बता सकते हो क्यों इसमें एंट्री नहीं होती? सर इसमें एंट्री इस वजह से नहीं होती क्योंकि भैया हमने एसेट दी और लायबिलिटी खत्म। एसेट कम कर देंगे, लायबिलिटी कम कर देंगे, तो एसेट और लायबिलिटी दोनों ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं हम। अरे एसेट भी तो क्लोज करी थी प्रीवियस क्लास में और लायबिलिटी भी क्लोज करी थी, तो एसेट से लायबिलिटी चुका दी, एसेट देकर लायबिलिटी चुक गई, तो इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करी जाएगी। ठीक है ना, तो एंट्री पता क्या पास होगी इसके अंदर, क्योंकि लायबिलिटी भी चुका दी और एसेट भी चुका दी। अच्छा लायबिलिटी चुकाने के लिए हम रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं और एसेट चुकाने के लिए हम रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। एसेट जब बिक जाता है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। देखो ये मैंने करा ना, एसेट बिकेगा तो रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। आओ जरा ऊपर आओ, फॉर्मेट में आओ। ये फॉर्मेट मैंने कहा देखो लायबिलिटी चुकाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने सन्ड्री लायबिलिटी यहां लिखी थी और टू बैंक अकाउंट से लायबिलिटी पेड कर दी WCR की, याद आ रहा है कि लायबिलिटी पे कर देंगे WCR की। और मान लो क्रेडिटर की लायबिलिटी चुकानी हो तो, मान लो क्रेडिटर की लायबिलिटी चुकानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी अगर यहां सो रही है खत्म, पे अगर लायबिलिटी पे ऑफ हो गई तो यहां लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पे ऑफ करने के लिए खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर यहां एसेट दिख रही है, एसेट जब बिक जाएगी तो यहां करना पड़ेगा, क्रॉस पोस्टिंग होती है ना। एसेट अगर रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, अब जब एसेट बिक गई तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर डालकर क्या लिख देंगे यहाँ पर, बाय कैश या बैंक से एसेट बिकी होगी, लिखेंगे एसेट रियलाइज। क्या लिखेंगे वर्ड यहाँ पर, एसेट रियलाइज्ड, और वहां वर्ड लिखेंगे लायबिलिटी पेड या पे ऑफ। ठीक है, तो एसेट कौन कौन सी, भाई लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग कैश में बेच दी, या मैंने फर्नीचर अपना कैश में बेच दिया, या मैंने मशीनरी अपनी कैश में बेच दी। जो जो चीज मैं कैश में बेचता चले जाऊंगा वो चीज मेरी यहां आती चली जाएगी और यहां से खत्म होकर यहां आ जाएगी। आ रहा है समझ में? इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। धुआं सुनना, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, और किसकी वजह से हुआ, कैश और बैंक आने की वजह से, कैश आने की वजह से। यहां पर एसेट का कोई भी अकाउंट नहीं खुलता क्योंकि एसेट का अकाउंट मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका, क्या करके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आज क्या करूंगा कि कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसी जब लायबिलिटी पे करूंगा ना दोस्तों तो कैश मेरा चले जाएगा और लायबिलिटी के लिए, मेरी लायबिलिटी खत्म करने के लिए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लायबिलिटी शो हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लायबिलिटी शो हो रही है, खत्म करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक करना पड़ता है। इसलिए लायबिलिटी को पे करने के लिए रियलाइजेशन डेबिट करना होता है और एसेट को बेचने के लिए रियलाइजेशन क्रेडिट करना पड़ता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कैंसिल हो जाता है दोनों से, नो एंट्री विल बी पास्ड होता है। दोबारा सुनेंगे, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए रियलाइजेशन डेबिट होता है और कैश से चले जाता है। ठीक है जी, अब लायबिलिटी खत्म करनी हो तो एंट्री होती है वाली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता। लायबिलिटी जब मैं खत्म करूंगा दोस्तों रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा, और एसेट जब मैं बेचूंगा तो एसेट बेचने के लिए रियलाइजेशन मुझे फिर डेबिट करना पड़ेगा, भाई रियलाइजेशन क्रेडिट करना पड़ेगा। रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि लायबिलिटी खत्म हुई है, लायबिलिटी के खत्म होने का रियलाइजेशन डेबिट होता है और एसेट के खत्म होने से रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। अब अगर ये कैश में बिचा होता है एसेट, अगर रियलाइजेशन, देखो एसेट खत्म हो रही है तो रियलाइजेशन क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर ये कैश में बिका होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर ये पार्टनर ले आएगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे, पर अगर ये लायबिलिटी से चुका है तो लायबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट करना है, इसलिए इससे कैंसिल होकर नो एंट्री विल पास हो जाता है। क्लियर हो रहा है नो एंट्री क्यों आया? ठीक है सर,
अच्छा, अगर एसेट हमारा कौन ले गया, एसेट हमारा पार्टनर ले गया, तो एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से कम कर देंगे पैसा उसका, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी आप मेरी बात हमेशा ध्यान रखें, एसेट को मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका रियलाइजेशन के डेबिट साइड में डालकर, अब एसेट मेरी बुक्स अकाउंट में शो नहीं कर रही, अब मेरी एसेट सारी की सारी कहां शो कर रही है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर। और अगर ये एसेट अब बिकती जा रही है तो मैं रियलाइजेशन को क्रेडिट करता जाऊंगा और कैश से रिसीव करता जाऊंगा या पार्टनर कैपिटल अकाउंट से शो करूंगा। फॉर एग्जांपल ऊपर चलते हैं, साथ साथ फॉर्मेट में डालते जा रहा हूं, इससे आपको पता चले कि भाई हाँ ये समझ में आए डायरेक्ट। अब देखो ये मेरी कैश से कुछ ट्रांजेक्शन मेरी कैश से हो गई, और मैंने कहा भाई देखो ऐसी बात है, मैंने कहा देखो कुछ पार्टनर कैपिटल ले गया, मान लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो कर रहा हूं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मान लो ये स्टॉक ले गया, एक पार्टनर कह रहा है मुझे स्टॉक की जरूरत है, आप मुझे दे दो स्टॉक, स्टॉक ले गया, तो जब स्टॉक ले जाएगा तो रिलायजेशन अब भी क्रेडिट हो रहा है, रिलायजेशन पैसा सी एसेट खत्म होगी, यहां से खत्म करने के लिए यहां करना पड़ेगा, पर रीजन अलग अलग है, कभी कैश और बैंक मिलेगा, कभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा, और वो लायबिलिटी सेटअप होगी तो रिलेशन टू लायबिलिटी, तो इसलिए वो कैंसिल हो जाता है, तो नो एंट्री पास हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से तीन हमारे पास मोड है अपनी एसेट को पे ऑफ करने के, ठीक है, तीन हमारे पास मोड होते हैं अपनी एसेट्स को पे ऑफ करने के लिए दोस्तों। पहला या तो कैश में बेच दो, दूसरा या तो पार्टनर को दे दो, पार्टनर लेना चाहता है तो उसको दे दो, तीसरा अगर कोई लायबिलिटी वाला पर्सन कहता है कि आप मुझे एसेट दे दो इसके बदले की पैसे के बदले, तो एसेट दे देंगे, तो उसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होती। रीजन क्या है, क्योंकि लायबिलिटी को खत्म करने के लिए रिलायजेशन डेबिट करना पड़ता है और एसेट को पे ऑफ कर रिलाइज करने के लिए रिलायजेशन को क्रेडिट करना पड़ता है, तो रिलायजेशन से रिलायजेशन कट जाता है आपस में, इसलिए नो एंट्री विल बी पास। ठीक है जी, इधर आपको समझ में आ गई। एसेट को कम करने की वजह से, एसेट को खत्म करने, एसेट मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, पर रिलायजेशन से खत्म करने की वजह से मुझे रिलायजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। रिलायजेशन से खत्म करने की वजह से एसेट वैसे ऑलरेडी क्लोज हो चुकी, जैसे ही मैंने एसेट्स को रिलायजेशन में डाला वो क्लोजिंग ऑफ एसेट हो गया। अब रिलायजेशन में जो एसेट शो हो रही है, इतनी एसेट मेरे पड़ी हुई है, उसको अगर बिकती जाएगी तो रिलायजेशन क्रेडिट होते चले जाएगा, रिलायजेशन से खत्म हो जाएगी फिर एसेट, और कैश आया तो कैश डेबिट, और पार्टनर कैपिटल से पैसा लेंगे तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि उनकी कैपिटल कम कर देंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट, चौथा पॉइंट आ जाओ, फॉर रियलाइजेशन, फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, क्या बोलेंगे, फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड है, जैसी लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा आप पे ऑफ करेंगे, और कहां भेजकर पे ऑफ करेंगे, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे शो करती है रिलायजेशन के, तो डेबिट करके पे करेंगे, टू कैश लिखकर, या पार्टनर पे कर दे अनरिकॉर्डेड। अभी मैं बताता हूं, इसके भी अंदर भी तीन मोड है। या तो लायबिलिटी दोस्तों हम कैश में पे करेंगे, है ना, या लायबिलिटी एग्री हो जाएगा पार्टनर कि यार चलो मैं पे कर देता हूं, आप मेरी कैपिटल को बढ़ा देना, मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। फर्म, पार्टनर ने फर्म से कहा कि पार्टनर फर्म से कहता है कि फर्म आपकी बदले की लायबिलिटी मैं पे कर देता हूं कैश से, ठीक है जी। अब हम फर्म की बुक्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर की बुक में नहीं करते। अब भाई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर पे कर दे रहा है, तो हम फर्म जो पार्टनर को देगी ना पैसा, तो मेरी लायबिलिटी तो खत्म हो गई, पर किसने पे करी, फर्म ने कैश देकर या पार्टनर ने कैश देकर, सब पार्टनर ने कैश देकर। अगर फर्म कैश देगी तो फर्म का कैश कम होगा, अगर पार्टनर कैश दे रहा है तो पार्टनर कैश कम होगा, हमें उससे मतलब क्या, हम तो फर्म की बुक की अकाउंटिंग करते हैं, फर्म के लिए लायबिलिटी कम हो गई और पार्टनर ने कैश दिया तो हम पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देंगे, हमारे पे एक नई लायबिलिटी जनरेट हो गई, क्योंकि हमें दूसरों का ना देकर अब पार्टनर को देना होगा, क्योंकि उसने हमारी बदले की लायबिलिटी पे कर दी। क्या क्लियर हो गया, नहीं हो गया? चलो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। वही यहां पर आ जाएगा मोड, मोड ऑफ सेटलमेंट, यहां जाएगी अकाउंटिंग एंट्री, ठीक है, ये आ गया मोड और ये आ गया अकाउंटिंग एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी, व्हेन लायबिलिटी, व्हेन लायबिलिटी इज सेटल्ड थ्रू कैश और बैंक, व्हेन लायबिलिटी सेटल थ्रू
कैश या फिर बैंक, कैश और बैंक से लायबिलिटी सेटल। तो व्हेन लायबिलिटी सेटल थ्रू कैश और बैंक, तो अगर मेरी लायबिलिटी खत्म हो रही है तो मैंने क्या कहा कि रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी सारी शो होती है, जब मैं उसको खत्म करूंगा तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा रियलाइजेशन को। जब जब लायबिलिटी खत्म होगी तब तक रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्त, डेबिट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी जहां पर सो रही है वो रियलाइजेशन का क्रेडिट नेचर, क्रेडिट साइड पे सो रही है सारी लायबिलिटी। अब जब जब मैं खत्म करूंगा तो अपोजिट करना पड़ता है मुझे, इसलिए मैं डेबिट कर दूंगा। और कैसे खत्म हो रही है, मेरा कैश और बैंक से पैसा जाने की वजह से खत्म हो रही है। भाई फर्म पे कर रही है अपनी जेब में से कैश और बैंक से पैसा निकालकर लायबिलिटी चुका रही है, तो लायबिलिटी चुकाने से लायबिलिटी वर्ड का यूज नहीं करते, लायबिलिटी क्लोज करने पर लायबिलिटी वर्ड का यूज करते हैं। लायबिलिटी क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और रिलेशन क्रेडिट करना पड़ेगा। अब रिलेशन में जो लायबिलिटी आ गई उसको खत्म करना हो तो रिलेशन डेबिट और पेन से पेमेंट। होपफुल आपको चीजें समझ में आ रही है। इसके बाद सेकंड हमारा केस आ गया, लायबिलिटी इज सेटल बाय पार्टनर। या ऐसे लिख सकते हैं टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो लायबिलिटी पार्टनर ने सेटल कर दी। तो भैया लायबिलिटी खत्म हुई हमारी, अब भाई हमने पे कराओ या पार्टनर ने पे कराओ, हमने पे कराऊंगा तो हमारी जेब से पैसा जाएगा, पर हमने पे कराओ लायबिलिटी या पार्टनर ने लायबिलिटी पे करी हो, दोनों से फर्म की लायबिलिटी तो खत्म हुई। अगर मैं अपनी लायबिलिटी, हम फर्म है दोस्तों ध्यान सुनना, अगर फर्म अपनी लायबिलिटी पे करेगा तो लायबिलिटी खत्म होगी, ठीक। अगर पार्टनर फर्म की लायबिलिटी पे करेगा तो फर्म की तो लायबिलिटी कम हुई ना दोनों ही केस के अंदर, यस। तो फर्म की लायबिलिटी कम होगी, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्त, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फर्म की जो आउटसाइड वाली लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई, ये आउटसाइड वाली लायबिलिटी है। पर भाई क्या मैंने पेमेंट करी, नहीं, इस बार किसने पेमेंट करी, पार्टनर ने, तो अब मुझे पार्टनर को देना होगा, इसलिए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी। अब फर्म पार्टनर को दे देगा। अब इधर क्या हुआ, एक लायबिलिटी खत्म हुई और एक बढ़ गई, पर फर्क यह हुआ कि जो लायबिलिटी खत्म हुई वो आउटसाइड वाली खत्म हुई और जो इनसाइड वाली लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अब मेरे को पैसा पार्टनर को देना होगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गया नहीं हो गया। और तीसरा केस, व्हेन लायबिलिटी इज पे थ्रू एसेट, लायबिलिटी इज सेटल्ड थ्रू एसेट्स, फर्म के एसेट्स को डायरेक्टली फर्म एसेट, फर्म की एसेट दी और लायबिलिटी सेट कर दी, नो एंट्री विल बी पास। भाई इसमें तो कोई एंट्री पास ही नहीं होगी, क्यों, एसेट भी कम हो रही है और लायबिलिटी कम हो रही है, तो रिलेशन डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, इसलिए कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, नो एंट्री विल बी पास। कर दे क्या, अकाउंट में चलते हैं, देखेंगे ये रिलायबिलिटी, तो धीरे धीरे मैं सारी लायबिलिटी पे कर दूंगा। भाई बीपी की मैंने लायबिलिटी पे कर दी। अब इसके बाद यहां पर आ जाएगा वर्ड पार्टनर कैपिटल का, मैंने कहा कुछ लायबिलिटी मैंने कैश से पे करी तो कैश वर्ड यूज आ जाएगा। अब जब कुछ लायबिलिटी पार्टनर ने पे करी होगा और जोन से पार्टनर ने पे करी उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। लायबिलिटी सारी यहां दिख रही है, खत्म करने के लिए यहां करना पड़ेगा। मान लो बैंक लोन की लायबिलिटी किसी पार्टनर ने पे कर दी, या जो जो पार्टनर है जो चिल्ला, मान लो ए ने बैंक लोन पे करा बिना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ए कैपिटल से नीचे लिख देंगे बैंक लोन पे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट करके लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ऐसे करके, तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लायबिलिटी पे करी और किस पार्टनर है उसके नाम से आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको चीजें समझ में आएगी। बस ये समझो लायबिलिटी पे हो सकती है बैंक से भी और पार्टनर कैपिटल से भी, पार्टनर ले जा सकते हैं, पार्टनर खुद भी पे कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर मुझे पार्टनर को देना होगा तो नई लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। लो चलो बात क्लियर हो गई, यहां पर आपको समझ में आ गई कैसे किस तरीके से एसेट का सेटलमेंट होता है, एसेट की रियलाइजेशन होती है और लायबिलिटी का सेटलमेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर ये पॉइंट आपने नहीं पढ़ा और आप पेपर में बैठ गए तो समझ लेना आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही, पूरा क्वेश्चन एक पॉइंट से गलत हो जाएगा। लिखना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट about the realization of asset, if question is silent about the realization of asset and settlement of liability, if question is silent about the realization of asset and settlement of liabilities,
क्या मतलब हुआ, हिंदी लिखो इसके नीचे, आप लिखना जरा हिंदी में, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर कभी क्वेश्चन में या जैसे मर्जी लिख लो, अगर कभी क्वेश्चन में, सुनना पहले, अगर कभी क्वेश्चन में किसी एसेट के बारे में बताया ना गया हो कितने की रिलाइज हुई है, या किसी लायबिलिटी के बारे में ये ना बताया गया हो कितने की पेमेंट हुई है इसको। मान लो एक मशीन थी, मशीन के बारे में क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रखा कि मशीन कितने की बिकी है, तो क्या नहीं बिकी होगी? सर बिकी तो होगी ना, क्यों? क्योंकि सर आज कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी अपनी हर एक चीज भेज दी कि भाई कितने के लॉस में बिके। आज कंपनी के पास कुछ नहीं रहेगा दोस्तों, कंपनी आज बंद हो रही है, कंपनी कह रहा हूं यार, फर्म आज बंद हो रही है, फर्म के पास कोई एसेट कोई लायबिलिटी नहीं बचनी चाहिए। तो अगर कभी क्वेश्चन के अंदर एसेट्स के बारे में कुछ ना बताया गया हो, एसेट कितने की बिकी है, मान लो मशीन सबके बारे में बताया कि बिल्डिंग 1 लाख की थी 80 की बिक गई, लैंड 1 लाख की थी 2 लाख की बिक गई, ऐसे बताएगा क्वेश्चन। पर अगर कभी क्वेश्चन में यह ना बताया गया हो कि मशीन या कोई भी ऐसी एसेट इतने की थी पर बिकी कितने की है ना बताया गया हो, तो वो एक क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, एक लायबिलिटी कितने की बिकी ये नहीं बताया गया, तो लिखो अगर क्वेश्चन में कभी ये ना बताया गया हो कि कोई एसेट कितने की बिकी है या कोई लायबिलिटी कितने की सेटल हुई है, तो उस केस के अंदर नीचे दिए गए पॉइंट को आपको फॉलो करना है। ठीक है सर, ये लिख लोगे हिंदी, चलो समझ में आया ना। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ एसेट के बारे में फॉर्म क्वेश्चन में नहीं बताया होगा ये कितने की बिकी है, या कुछ क्वेश्चन में क्वेश्चन वो होगा कि कितने की लायबिलिटी, ये लायबिलिटी कितने की पे ऑफ हुई है, भाई 1 लाख के क्रेडिटर थे कितने पे ऑफ कर दिया हमने, पूरे 1 लाख कर दिया, कम करा, क्या करा, ये ना बताया गया हो, तो उस केस के अंदर हमें एक अजम्पशन माननी पड़ती है। द फॉलोइंग अजम्पशन विल बी फॉलो, द फॉलोइंग अजम्पशन विल बी फॉलो। ये मैं नहीं बता रहा, ये बुक बताती है, अकाउंटिंग बताता है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा हो तो कुछ नीचे दी गई एजम्पशन को आप मान लेना। ठीक है सर, और वो एजम्पशन क्या है? अब दोस्तों मैं नए के हिसाब से बताऊं, नए जो नया अभी आया है, पहले क्या होता था मैं आपको वो बता दूंगा, नया क्या होता था वही बता देता हूं, नया के हिसाब से बता देता हूं। ठीक है, नई गाइडलाइन के हिसाब से बता देता हूं, अब पता नहीं क्या चल रहा है वो अब हमारे स्टडी मैट पे पता चलेगा क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है सर, अभी मैं आपको गाइडलाइन बताता हूं, पुरानी भी और नई भी। नई गाइडलाइन के हिसाब से क्या होता है, टेंजिबल नेचर की एसेट्स, टेंजिबल नेचर की एसेट्स, इंटेंजिबल नहीं, टेंजिबल नेचर की एसेट्स के बारे में अगर ना बताया गया हो, सच लाइक फर्नीचर, व्हीकल्स, डेटर, है ना, एसेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, टेंजिबल नेचर की एसेट है विच कैन बी टच एंड सीन। अगर टेंजिबल नेचर की एसेट के बारे में ना बताया, इंटेंजिबल नेचर के एसेट के बारे में हमेशा बताएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जो एजम्पशन में फॉलो करनी हो टेंजिबल नेचर की एसेट के, तो लिखना द रियलाइजेशन ऑफ टेंजिबल नेचर ऑफ एसेट। अगर क्वेश्चन में कोई बात मिसिंग होगी तो वो टेंजिबल नेचर वाली एसेट के बारे में मिसिंग होगा। द रियलाइजेशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, द रियलाइजेशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, लाइक बताओ कौन कौन सा, जैसे कि मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गई। फिक्स एसेट नहीं होती, फिक्स एसेट दोनों होती है, टेंजिबल इंटेंजिबल को जब मिला देते हैं तो उसको फिक्स एसेट कहते हैं, टेंजिबल अलग होती है, इंटेंजिबल एसेट, जब दोनों को मिला देंगे तो फिक्स एसेट बनता है वो। ठीक है, डेटर्स हो गए, ये टेंजिबल एसेट्स में आ जाता है, एक्सेट्रा लिख रहा हूं। ठीक है, इट इज एज्यूम दैट, assumed that such asset have not realized, such asset have not realized any amount, कोई भी अमाउंट पे रियलाइज नहीं हुआ, ऐसी नई गाइडलाइन है, नई नया जो रूल बनाया है वो है। पुराना रूल क्या था, पुराना ये था कि अगर आपको किसी एसेट के बारे में ना बताया गया हो कितने की रियलाइज हुई है, तो जितनी उसकी बुक वैल्यू थी उतने की रियलाइज हो गई होगी, ये मानकर चलना। पहले पुराना था, ये नया वाला है, ये न्यू गाइडलाइन है। ठीक है, अब जो ओल्ड गाइडलाइन वो क्या है, आपको कौन सी फॉलो करनी है, मैं तो कहूंगा भैया न्यू आए तो न्यू फॉलो करोगे, है ना। अब डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट ने, मतलब जो बुक है उसमें क्या क्वेश्चन में क्या फॉलो करा गया है, बुक के अंदर क्वेश्चन में क्या फॉलो हुआ है वो डिपेंड करता है ना। तो मैं नई पुरानी नहीं बता दी, पुरानी क्या थी, पुरानी सेम है, द रियलाइजेशन ऑफ टेंजिबल एसेट लाइक मशीन दैट एज्यूम दैट सच एसेट हैव रियलाइज्ड, बट ये वर्ड को चेंज कर गए, सच एसेट हैव रियलाइज्ड आएगा एट द अमाउंट ऑफ बुक वैल्यू।
इसको चेंज करेंगे, येलो पार्ट को चेंज करेंगे सिर्फ, सच एसेट हैव रियलाइज्ड द अमाउंट इक्वल टू बुक वैल्यू। में पुराना प्रोविजन भी सही नहीं था और नया प्रोविजन भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से पुराना प्रोविजन भी सही नहीं था और नया भी नहीं है, ये था ओल्ड गाइडलाइन। ओल्ड गाइडलाइन, पुरानी गाइडलाइन कहती है और नई है। दोस्तों नई गाइडलाइन के हिसाब से कह रहा है कि अगर किसी एसेट के बारे में क्वेश्चन में ना बताया गया हो, टेंजेबल एसेट के बारे में, और वो ये ना बताया गया कितने की बिकी, रियलाइज कितने की हुई, तो आप मान के चलना वो रियलाइज्ड हुई ही नहीं, वो जैसी थी वैसी पड़ी रह गई। ठीक। दूसरा ओल्ड गाइडलाइन ये थी कि जो एसेट के बारे में ना बताया गया हो कितने की रियलाइज हुई है, तो वो उतने की रियलाइज हुई होगी ये मान कर चलना जितनी उसकी बुक वैल्यू थी। दोनों प्रोविजन मेरे हिसाब से गलत है। भाई आपको तो दोनों में से कोई एक फॉलो करना है, वो डिपेंड करता है बुक, मैं आगे जाकर बता दूंगा बुक क्या फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से आप भी फॉलो कर लेना, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो चीज फॉलो हो भी रही है नहीं हो रही। भाई गाइडलाइन तो मैंने आपको बता दी, अब ये चीज फॉलो हो या ना हो अलग चीज डिपेंड करता है ना, तो मैं बता देता हूँ आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या इंस्टीट्यूट क्या हमारी बुक फॉलो करती है। अब मैंने दोनों गलत इसलिए कहा कि सोचो, पहले ये था कि जो एसेट मान लो मशीन है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, बुक में 1 लाख रुपए शो हो रही है, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद बुक वैल्यू होती है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, ठीक है, 1 लाख रुपए शो हो रही है। अब मुझे बताओ पहले प्रोविजन ये था कि 1 लाख की शो हो रही है, और अगर क्वेश्चन में ये ना बताया गया है कि मशीन कितने की बिकी, तो हम क्या मानते थे पहले प्रोविजन के हिसाब से कि जितनी की बुक वैल्यू उतनी की बिक गई होगी, 1 लाख की मशीन 1 लाख में बिकी होगी, ऐसा होता है क्या? आप मान लो अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, आपको लगता है ये हर साल इसमें इस पेन की वैल्यू 5% से घटी है, आज मैं इसको बेचने जाऊंगा ना तो मुझे 10 रुपए में नहीं मिलेंगे, भले ही 100 रुपए का पेन था, ठीक है, 100 रुपए का पेन मुझे 10 रुपए मिलेंगे, भले ही मेरे हिसाब से बुक वैल्यू उसकी 20 रुपए हो, पर नहीं मिलेंगे। ऐसा जरूरी तो ना है कि आपके अकाउंटिंग के हिसाब से जो बुक वैल्यू आपको उतना मिले, इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने कलंग को लगा कि यार मशीन की वैल्यू अगर बुक वैल्यू मान लो 1 लाख, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर एक कंपनी हर एक फर्म अलग अलग तरीके से लगाती है, ये कोई सेट तो है नहीं डेप्रिसिएशन। भाई मेरा एक फोन खरीदा, मुझे लगता है हर साल इसकी वैल्यू 5% से घटेगी, जैसे ही मैंने फोन खरीदा 1 साल में 5% से घटेगी ना, अगले दिन बेचने जाऊं तो कम पैसे मिलेंगे। अब ये बताओ, तो डेप्रिसिएशन रेट हर फर्म अलग अलग लगाती है दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितनी आपकी फर्म की बुक वैल्यू उतने में बिक जाएगा। इसलिए ओल्ड गाइडलाइन ये थी कि सच एसेट है रियलाइज्ड द अमाउंट इक्वल टू बुक वैल्यू, जितने की एसेट की बुक वैल्यू बुक में शो हो रही है उतनी की बिक गई होगी, ये मानकर चलना, पर ऐसा हकीकत में नहीं होता था, ठीक है जी। चलो दूसरी इन्होंने नई गाइडलाइन लेकर आए कि मैंने कहा मानना ही मत की बिकी पड़ी रही ऐसी, तो मैंने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कबाड़ के भाव तो जाएगी एसेट। अगर मान लो कोई मशीन कोई नहीं खरीद रहा उसको, अगर क्वेश्चन के अंदर मशीन के बारे में कुछ ना बताया गया हो, कोई नहीं खरीद रहा, तो कबाड़ के भाव तो बेचोगे ही, अरे कुछ तो पैसा रियलाइज होगा, ऐसे तो है नहीं कि मशीन वहीं पड़ी रहेगी। भाई फर्म बंद हो रही है, पार्टनर अपने अपने घर चले जाएंगे, फर्म खत्म हो जाएगी, तो मशीन कहां पड़ी रहेगी, कबाड़ के भाव तो बेचोगे, और जब बेचोगे तो कुछ पैसा आएगा, वो भी नहीं रिकॉर्ड करा। तो यहां पर मेरे हिसाब से दोनों प्रोविजन मुझे गलत लगे, पर मैंने आपको बता दिया नया क्या है और ओल्ड क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से बता दूंगा कि कौन सा आपको फॉलो करना है, ठीक है सर। चलो अब बात कर लेते हैं लायबिलिटी के बारे में। मान लो किसी लायबिलिटी के हिसाब से आपको ना बताया गया हो, क्वेश्चन में आपको ये ना बताया कि क्रेडिटर कितने के रियलाइज्ड हुए, मान लो 1 लाख के क्रेडिटर थे जिनको पे करना था फर्म को, अब ये क्वेश्चन में ना बताया, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि क्रेडिटर को सेटल कर दिया गया, तो क्या मानना? तो इसके लिए कोई नई ओल्ड नहीं है, जो पहले थी वो अभी भी है कि जितने की लायबिलिटी थी, अगर क्वेश्चन में ये ना बताया गया है कि ये लायबिलिटी सेटल कितने की हुई है, ये ना बताया गया हो, ये हो भी गई है नहीं है, तो आप मानना हो गई है, जितनी की लायबिलिटी थी उतनी पूरी सेटल हो गई है, मतलब जितनी बुक वैल्यू थी लायबिलिटी की उतनी सेटल हो गई है। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, इट इज assume the amount equal to book value, the amount equal to book value, the amount equal to book value। तो लायबिलिटी का जो सेटलमेंट है, अगर क्वेश्चन में ये ना बताया गया कि कौन सी लायबिलिटी कितनी है, मान लो क्रेडिटर के बारे में ना बताया था कि भाई क्रेडिटर को सेटल करा नहीं करा, तो हम मान कर चलना जितने के क्रेडिटर थे बुक में शो हो रहे थे उतनी की सेटल हो गई होगी, ये एजम्पशन मानकर चलना। एसेटमेंट ओल्ड और न्यू गाइडलाइन मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन के हिसाब से मैं इसको बता दूंगा कौन सी आपको फॉलो करनी है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में पक्का आएगा ये, ठीक है। चलो।
ठीक है जी, बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गई आपको चीजें? यस सर, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई। अब हम चलते हैं, हमारा कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ पॉइंट है ना, फोर्थ तक एंट्री हम कर चुके हैं, फिफ्थ पॉइंट। दोस्तों सर आप बता दो कितनी एंट्री इसमें करनी है? करीब 7-8 है, पांचवा बड़ा है, उसके बाद सारे छोटे छोटे हैं। तो ये पांचवा जो है सब बड़ा है, बस ये इतना बड़ा है। ये बात करता है रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये एक बड़ा टॉपिक है, और जैसे ये खत्म हो गया समझ लेना एंट्री खत्म। आज मैं एंट्री खत्म करा दूंगा आपके लिए, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये खत्म हो गया एक बड़ा टॉपिक। उसके बाद सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट में बाकी 6, 7, 8 तीन और चाहिए, इसके बाद 6, 7, 8 तक है, वो भी खत्म हो जाएगी, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है जी, चलो। अब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है। देखो जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं ना दोस्तों, तो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए हमें अपनी एसेट्स को बेचना होता है, और एसेट को बेचकर लायबिलिटी चुकाना होता है। इस प्रोसेस करते 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 कुछ खर्चे भी हो जाते हैं। दोबारा सुने, फर्म डिसॉल्व करते टाइम क्या होता है, हम अपनी एसेट को बेचेंगे। भाई एसेट को बेचने के लिए हमें अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगता है, टाइम लगता है। पार्टनर अगर कोई बंदा आएगा बेचने के लिए, जो वैल्यू बताएगा, कोई पर्सन आता है, वो कंपनी फर्म के पास आता है, वो वैल्यूटर कहते हैं उसको, वैल्यू, जो एक एसेट की वैल्यू बताएगा कि इस एसेट की वैल्यू आज कितनी कितने में बिकनी चाहिए, उसको फीस देना। पार्टनर जो वहां खड़ा है मेहनत कर रहा है, पार्टनर अपनी फीस भी लेगा, अपने खर्चे भी लेगा भाई। अब उसके बीवी बच्चे भी तो है, वो भी तो अपने बीवी बच्चे को पालेगा। 6-6 दिन लग गए मान लो डिसोल्यूशन में, 6 दिन आप उसने पूरे दिन वो काम वहीं करा, तो 6 दिन तक उसको सैलरी नहीं दोगे? देखिए पार्टनर की रेम्यूनरेशन ही बनती है, और आने जाने का, इधर उधर चाय पानी का खर्चा, बहुत कुछ होता है। तो कहा गया कि रियलाइजेशन एक्सपेंस भी होता है। कहता है जब भी आप इसको डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। जब भी आप फर्म को डिसॉल्व करते हो ना दोस्तों, तो फर्म को डिसॉल्व करने में आप अपनी एसेट को बेचकर अपनी लायबिलिटी चुकाते हो। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे कुछ खर्चे भी हो जाते हैं, जो एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन करते टाइम होते हैं, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन होते हैं, इसलिए इनको डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस कहा गया। ठीक है जी। और ये खर्चे के 3 अलग अलग केसेस है इन खर्चों को पेमेंट का सेटलमेंट करने का। क्या मतलब हुआ, पहले तो इसके मतलब लिख लेते हैं ना। दिस एक्सपेंस इज इंकर्ड, दिस एक्सपेंस is incurred, this expense is incurred when the firm is dissolved, नहीं, this expense incurred in the dissolution process, this expense incurred in the dissolution process। ये एक्सपेंस कहां इंकर्ड होते हैं? डिसोल्यूशन प्रोसेस में। डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है? दैट इज सेलिंग ऑफ एसेट एंड पेइंग ऑफ लायबिलिटी, सेलिंग द एसेट्स एंड पेइंग द लायबिलिटी। तो एसेट को बेचकर लायबिलिटी चुकाना, इसको कहते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर हमारे कुछ खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वैल्यूटर आएगा जो एसेट की वैल्यू निकालेगा। पार्टनर वहां खड़ा है पूरे दिन, 6-6, 7-7 घंटे वहां काम कर रहा है, एसेट को बिकवा रहा है, लायबिलिटी को बिकवा रहा है, उसकी सैलरी, उसकी रेम्यूनरेशन, कुछ चाय पानी का खर्चा, वैसे तो नहीं, कुछ आने जाने का खर्चा, कहीं जाना होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सभी बातें एक एक्सपेंस में कवर हो जाता है। कि हमने कहा देखो सर अलग अलग तो हम देंगे नहीं, कि वैल्यूटर की फीस अलग खर्चा रिकॉर्ड करा, पार्टनर का रेम्यूनरेशन अलग खर्चा रिकॉर्ड करा, आपका अलग हो रहा है उसका, तो ऐसा अलग ना करके जिस टाइम डिसोल्यूशन हुआ था, जिस टाइम डिसोल्यूशन प्रोसेस चालू हुआ था, उस टाइम पर अगर कोई खर्चे होंगे उसको हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहा गया, और वो खर्चे उस नाम से रिकॉर्ड करे जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो मैं आगे जाके बढ़ता हूं। तो मैंने कहा यहां पर 3 पॉसिबल आउटकम होते हैं एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो लिखना द पॉसिबल आउटकम, द पॉसिबल आउटकम, ऐसे लिखो, द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस आर एज फॉलो। पहला, अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन, अ पार्टनर इज पेड remuneration, a partner is paid remuneration, जो कि हम सैलरी बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ
एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पे दोस्तों पार्टनर वहाँ खड़ा होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस करवाएगा, 6-7 दिन लगेंगे, कोर्ट जाएगा, ये ऐसा करेगा, तो भाई खड़ा होगा तो को सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो वो है द पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन एंड रिलाइजेशन एक्सपेंस इज बोर्न बाय फर्म एंड रिलाइजेशन एक्सपेंस are borne by the B point, A point, B point। अगला है अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन सैलरी and also agreed amount as realization, and also an as agreed amount as realization expense। C part, a partner is paid fixed amount including रिलाइजेशन एक्सपेंस। ये 3 बातें निकल कर आती है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ये कंसेप्ट बड़ा हो जाता है, बाकी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आइए मैं आपको सिखाऊंगा, तीनों बातें ऐसे लगेगी क्या है ये मजाक, बट क्योंकि 3 बातें इन तीनों केसेस में कोई सा भी केस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो तीनों केस का पहले मतलब समझते हैं कि है क्या। देखो 3 सिचुएशन अराइज होती है। पहला पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ये मतलब पार्टनर क्या चाहता है। देखो दोस्तों एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 2 टाइप के खर्चे हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 2 टाइप के खर्चे होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंस incurred at the time of dissolution। डिसोल्यूशन के टाइम, डिसोल्यूशन के वक्त, डिसोल्यूशन प्रोसेस के टाइप 2 टाइप के खर्चे होते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस के वक्त एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस 2 टाइप के खर्चे हो जाते हैं। हमने 2 भागों में बांटा। पहला भाग और दूसरा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला है वो खर्चा जो पार्टनर को देना है एज अ रेम्यूनरेशन। वो खर्चा होगा जो पार्टनर को देना है एज ए रेम्यूनरेशन, जो कि पार्टनर सर्विस दे रहा है डिसोल्यूशन के टाइम पे अपनी, जो कि पार्टनर अपनी सर्विस देता है डिसोल्यूशन प्रोसेस के टाइम पर। वो एक्सपेंस जो पार्टनर को देना है, ऐसा खर्चा होता है जो पार्टनर को देते हैं, इसको बोलते हैं पार्टनर रेम्यूनरेशन। क्या नाम देते हैं ऐसे खर्चे को? और ये भी कब होता है? डिसोल्यूशन प्रोसेस के टाइम पे, क्योंकि वो कब का खर्चा है, कब की सैलरी दे रहे हैं हम, जिस टाइम पे सेल पार्टनर डिसोल्यूशन प्रोसेस करवा रहे थे, तो पार्टनर रेम्यूनरेशन कहा इनको मैंने, रेम्यूनरेशन। और ये एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन होता है, इसलिए इसको रिलाइजेशन में भेज देते हैं। ठीक है जी। दूसरा, वो खर्चे जो अदर देन पार्टनर रेम्यूनरेशन है, वो एक्सपेंस जो अदर देन पार्टनर रेम्यूनरेशन है, अदर देन पार्टनर रेम्यूनरेशन है,
लाइक कौन कौन से, जैसे कि वैल्यूएटर फीस, हम वैल्यूएटर को बुलाएंगे, एक पर्सन आएगा जो हमारी एसेट की वैल्यू निकालेगा और कहेगा इतने की इसकी बिकेंगी, इतने इसकी मार्केट वैल्यू है। वैल्यूएटर फीस भी वो पर्सन, एक तो लीगल फीस हो जाएगी, कोर्ट के चक्कर वगैरह और डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह सब लीगल फीस में आते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ तो बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। फूड एक्सपेंस हो सकता है, अगर आपने खाना खाना खाया बीच में तो वैल्यूएटर को कुछ खाना खिला दिया तो फूड एक्सपेंस हो सकता है। तो जो अदर देन पार्टनर रेम्यूनरेशन हो गए ना, वो हमने कहा ऐसे एक्सपेंस को क्या नाम दिया, ऐसे एक्सपेंस को हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस नाम दिया। क्या नाम दिया? रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो हमने दो भागों में बांट दिया, है तो ये भी रियलाइजेशन एक्सपेंस, पर इसका अलग नाम से जाना गया, पार्टनर रेम्यूनरेशन एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, ये बोला गया इसको। पर एक वो खर्चे बोले कि जो अदर देन पार्टनर रेम्यूनरेशन है, जो कि वैल्यूएटर फीस, लीगल फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस वगैरह, उसको हमने प्रॉपरली नाम दिया, हमने कहा वो है हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो हमारे दो टाइप के रियलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं, एक वो जो अदर देन पार्टनर रेम्यूनरेशन होता है, इसको हमने नाम ही रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया। एक वो जो पार्टनर रेम्यूनरेशन देना होता है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस के टाइम पर। अब मैं इन दो की बात करूंगा, ठीक है जी, मैं इन दो की बात करूंगा, वो पार्टनर रेम्यूनरेशन जो डिसोल्यूशन के टाइम पर दिया, और वो खर्चे जो डिसोल्यूशन के टाइम पे वो अदर देन पार्टनर रेम्यूनरेशन, उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहा गया। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। दो टाइप के खर्चे होते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन प्रोसेस, एक तो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना और इनके अलावा अदर खर्चे जिसको हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस कहा गया। अब तीनों केस का मतलब समझाते हैं। पहला केस नंबर 1 क्या है? केस ए में क्या बताया गया? केस ए में कहा गया पार्टनर फर्म से कह रहा है, नाम लिख लेना केस का, पार्टनर जो है वो फर्म से कहते हैं, पार्टनर्स, और फर्म की बात हुई यहां पर। पार्टनर ने फर्म से कहा कि फर्म आप हमें, पार्टनर ने, मैं लिख देता हूं नहीं तो आप समझ नहीं आएंगे, पार्टनर ने फर्म से कहा कि आप हमें हमारा रेम्यूनरेशन अलग देना, अलग देना, और जितना खर्चा होगा रियलाइजेशन का वो अलग देना। पार्टनर रेम्यूनरेशन अलग देना और रियलाइजेशन एक्सपेंस जितना होगा बोला मैंने, जितना खर्चा होगा वो बता देंगे पार्टनर फर्म को, उतना फर्म के बैंक नोट से निकाला जाएगा। और एंड जितना रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा उतना अलग देना। पहला केस क्या कहता है? पहला केस कहता है अब फर्म क्या करेगा, पार्टनर ने डिमांड करी, पार्टनर डिमांड करी भैया मुझे ना मेरा रेम्यूनरेशन तो अलग चाहिए, वो अलग पेमेंट करो, और जितना रिलायंस एक्सपेंस होगा उसका अलग करो। मैंने तो दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक वो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देते एट द टाइम ऑफ डिलीशन, एक उसके अदर देन खर्चे होते हैं उसको रिलायंस एक्सपेंस का। अब फर्म क्या करेगी? पेमेंट करेगी अलग अलग, पेमेंट करेगी अलग अलग। एक तो वो पेमेंट करेंगे किस चीज की? पहली पेमेंट होगी पार्टनर रेम्यूनरेशन के नाम पे पेमेंट करेंगे जो कि फर्म की जेब से जाएगा, और दूसरी पेमेंट होगी रिलायंस एक्सपेंस की जो अदर देन पार्टनर रेम्यूनरेशन होता है। अब दोनों अलग अलग पैसा मांगा, पार्टनर ने कहा कि भैया पार्टनर रिलायंस एक्सपेंस, मतलब समझना, ठीक है जी। मतलब क्या है केस का? मतलब क्या है कि पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं भैया हमें पार्टनर रेम्यूनरेशन अलग चाहिए और जितना रिलेशन एक्सपेंस होगा वो अलग देना। अलग देने का मतलब पार्टनर खुद फर्म के अकाउंट से पैसा काट लेंगे, ऐसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि ऐसा शो हो कि खर्चा फर्म ने पे करा है, पार्टनर को अलग रेम्यूनरेशन दिया है और उसको अलग दिया। आपको पता है फर्म तो एक बिल्डिंग है ना, सारा काम कौन करता है? ये तो इस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे कि वो सारा रेम्यूनरेशन पार्टनर दे, फर्म से दिया गया होगा और रिलेशन एक्सपेंस भी फर्म ने दिया होगा। एंट्री करना है। पहली एंट्री होगी फॉर रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर। समझ में आया ना? पहला केस क्या है? फॉर रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, फॉर रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर। तो अगर मैं पार्टनर को रेम्यूनरेशन देगा, कौन देगा? फर्म की बुक में एंट्री होगी। किसकी बुक में होगी? इन द बुक्स ऑफ फर्म।
आप ये मत भूलना, इसमें अब स्टूडेंट क्या करते हैं, भूल जाते हैं मैं किसकी बुक बना रहा हूं। मैं कोई सा भी केस पढ़ूं, केस ए बी सी, मैं एंट्री फर्म की बुक में ही करता हूं, पार्टनर की बुक में एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है जी, चलो। तो मैंने क्या बताओ, रेम्युनरेशन दिया पार्टनर को, तो भैया मेरे लिए क्या है वो, खर्चा। मेरे लिए क्या है वो, खर्चा। हम कौन है, फर्म। हम कौन है दोस्तों, फर्म। और फर्म के लिए वो क्या है, खर्चा। तो फर्म जितने भी खर्चे होते हैं अपने रिलाइजेशन के डेबिट साइड में डालते हैं। आप समझो रिलाइजेशन एक तरीके का नॉमिनल नेचर का है, तो जितने भी खर्चे होंगे हम कहां डालेंगे, रिलाइजेशन के डेबिट साइड पर। तो रिलाइजेशन अकाउंट क्या कर दूंगा दोस्त, इसके अंदर में डेबिट कर दूंगा कि ऑल एक्सपेंस डेबिटेड टू रिलाइजेशन अकाउंट। रिलाइजेशन ऑल एक्सपेंस मीन रिलाइजेशन के रेट, क्योंकि आपको खर्चा नहीं होगा, सिर्फ रिलाइजेशन एक्सपेंस होगा, और कोई खर्चा नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ रिलाइजेशन एक्सपेंस होगा। तो रिलाइजेशन एक्सपेंस को हम कहां डालते हैं, डेबिट साइड में भेजते हैं, रिलाइजेशन एक्सपेंस के, रिलाइजेशन अकाउंट के। और इसको कहां दे देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे, क्योंकि ये किसको देना है, पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर की सैलरी है, तो पार्टनर की सैलरी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में बढ़ा देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हमने कहा दोस्तों कि वो पैसा जो फर्म ने दिया पार्टनर को एज अ रेम्युनरेशन, वो कैश नहीं देते, वो क्या देते हैं, पार्टनर का, फर्म का तो होता है खर्चा, क्योंकि फर्म पैसा दे रही है, किसको दे रही है, पार्टनर को, पर कैश नहीं, उनकी कैपिटल अकाउंट में डाल रही है, इकट्ठा देंगे ना। अभी तो बहुत सारा कैपिटल में और कुछ जुड़ेगा, तो इकट्ठा दे देंगे दोस्तों। तो अभी हमने कहा कि फर्म ने पार्टनर को रेम्युनरेशन पे करना है, इसकी एंट्री कर दी पेबल वाली, ये बन गई लायबिलिटी, ये बन गई लायबिलिटी बढ़ गई फर्म की। और फर्म का क्या है, ये एक्सपेंसेस, इसलिए एक्सपेंस बढ़ने को रिलायजेशन में डेबिट करेंगे। क्लियर है, चलो। दूसरा, एक तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर को अलग तरीके से रेम्युनरेशन देगी, अलग रेम्युनरेशन का पैसा देगी, और रिलायजेशन एक्सपेंस जितना होगा, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, रिलायजेशन एक्सपेंस जितना होगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना होगा उतना अलग देगी। तो फॉर पेमेंट ऑफ रिलायजेशन एक्सपेंस, रिलायजेशन एक्सपेंस क्या होता है, अदर देन पार्टनर रेम्युनरेशन, फॉर पेमेंट ऑफ रिलायजेशन एक्सपेंस, फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये समझ में आ गया ना, रेम्युनरेशन देने वाली एंट्री समझ में आ गई। जितने भी खर्चे होंगे फर्म के कहां जाएंगे, रिलायजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे, क्योंकि फर्म के रिलायजेशन एक्सपेंस, जो भी रिलायजेशन एक्सपेंस होगा, रिलायजेशन के टाइम पे जो एक्सपेंस होगा वो फर्म के रिलायजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, तो अब जो सेकंड केस के अंदर 3 केस बनते हैं कि भाई रिलायजेशन एक्सपेंस जो पेमेंट हो रही है वो बोन कौन कर रहा है, फर्म बोन करेगी। क्या कर रहा है, इसके अंदर 2-3 केस है। रिलायजेशन एक्सपेंस केस पढ़ाते हूं, रिलायजेशन एक्सपेंस बोन बाय फर्म, बोन बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। रिलायजेशन एक्सपेंस बोन बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनना। आप मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो, हम दोनों साथ, हम एक ही जगह पर रहते हैं, मेरा घर सामने है, मेरा घर इधर है, आपका घर सामने मेरे, आपके घर के सामने मेरा घर, मेरे घर के सामने आपका घर। ठीक है, अब मैं कुछ काम कर रहा था तो मैंने आपको कॉल करा, मैंने कहा भाई देखो मुझे ना कुछ सामान मंगाना है दुकान से। तो आपने कहा ठीक है भाई मैं ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर हम ले आएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने बताया कि देखो मुझे ना पेन चाहिए, एक पैकेट पेन चाहिए, एक बॉक्स पूरा पेन का चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा पैसे भेजूं क्या, पैसे भेज दूं क्या? आपने कहा हाँ भेज दो पैसे। तो आपने क्या करा, मैंने कहा कि भाई देखो पेन किसने मंगाया, मैंने, लेके कौन आएगा, आप लेकर आओगे। पेन मैंने मंगाया, लेकर आप आओगे, पैसे किसने दिए, मैंने दिए, मैंने आपको पैसे दे दिए ना पेन के बदले के। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान समझना, ये एग्जांपल जो मैं आपको समझा रहा हूं, इस एग्जांपल से तीनों केस खत्म हो जाएंगे। इसमें 3 केस है। खर्चा किसका होना चाहिए, पेन कौन मंगा रहा है, मैं, मान लो मैं हूं फर्म और आप हो पार्टनर। ठीक, खर्चा किसका, फर्म का, पेन कौन मंगा रहा है, फर्म, और पेमेंट भी किसने दी, फर्म ने पार्टनर को पैसे दे दिए और कहा अब लाओ जाकर। ठीक है, तो अब रिलेशन एक्सपेंस अगर फर्म का होगा, बॉन्ड कौन करेगा, फर्म, और पे भी कौन कर रहा है, फर्म। तो उस केस के अंदर पैसा किसकी जाएगा, जेब से, मेरी जेब से, क्योंकि खर्चा मेरा है। याद रखना, एक चीज समझा रहा हूं, जिसका खर्चा होता है एक्सपेंस की एंट्री भी वही रिकॉर्ड करता है। मान लो खर्चा मेरा था, पेमेंट आपने कर दी, तो एक्सपेंस की एंट्री कौन रिकॉर्ड करेगा, आप या मैं, पर पैसा किसकी जेब से गया, आपके, तो मुझे मैं आपको दे दूंगा। समझ में आ रहा है? ये बात हमेशा याद रखना कि जिसका खर्चा होगा पेमेंट भी वही करेगा। सॉरी, जिसका खर्चा होगा एंट्री भी वही रिकॉर्ड करेगा, पेमेंट कोई और भी कर सकता है। भाई फर्म का खर्चा है, रिलायजेशन एक्सपेंस का खर्चा किसका, फर्म का, तो पेमेंट आप करो, मैं करूं, या तीसरा पर्सन करे।
खर्चा तो मैं ही रिकॉर्ड करूंगा जिसका खर्चा है। तो रिलेशन एक्सपेंस बोन, बोन का मतलब है खर्चा किसका है, फर्म का। पे कौन कर रहा है, अभी फर्म कर रही है। ठीक है सर, मतलब मैंने आपको बोला भाई पेन ले आओ, और मेरा खर्चा था पेन लाने का, खर्चा मैंने मंगाया तो खर्चा मेरा हुआ, और पेमेंट भी मैंने आपको करी, फिर आप जाके गए पेन लेने। तो इस केस के अंदर एंट्री रिकॉर्ड होगी कि रिलेशन एक्सपेंस है तो दोस्तों रिलेशन एक्सपेंस ही, रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन एक्सपेंस कहां जाते हैं, रिलेशन के डेबिट साइड पर, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएंगे रिलेशन एक्सपेंस। और टू, पेमेंट किसने करी, भाई फर्म ने, तो फर्म की बुक ही है, तो फर्म की बुक में फर्म पेमेंट करा है तो कैश और बैंक से पैसा चले जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? तो अगर रिलेशन एक्सपेंस फर्म का है वो तो ठीक है, पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म, तो फर्म का कैश अकाउंट कम होगा। बट सेकंड केस में देखो अलग है, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म। अब खर्चा किसका है, फर्म का, एंड पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। मैंने फिर आपको फोन करा अगले महीने, मैंने कहा भाई मुझे फिर पेन की जरूरत है, तो आपने कहा ठीक है सर मैं ले आऊंगा आपका पेन, पर इस बार पैसे मेरे पे पड़े हुए हैं। तो कह रहा है भैया मैं आपके पैसे खर्च कर, मैं अपने पैसे खर्च कर लेता हूं, आपका पेन ला देता हूं, आप मुझे बाद में दे देना। मैंने कहा ये भी ठीक है। तो मैंने आपको फोन किया, मैं फर्म हूं आप पार्टनर हो, फर्म ने पार्टनर को फोन करा, मैंने कहा भैया मुझे पेन चाहिए, आप समझना पेन चाहिए, अब खर्चा किसका, मेरा। अब मैंने कहा भाई पेन के पैसे दूं आपको अभी, या आप ले आओगे अपने पैसे से फिर मैं ऐसे ले लेना बाद में। आपने कहा ऐसा ठीक, ऐसा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने आपको फोन करा, मैंने कहा भैया पेन लाना है, 100 रुपए का आएगा। आप गए दुकान पे, 100 रुपए अपनी जेब से निकाले, किसने निकाले, आपने, पार्टनर ने, फर्म ने नहीं निकाले इस बार। 100 रुपए आपने अपनी जेब से निकाले और पेन लेकर आ गए, वो पेन आपने मुझे दे दिया। भाई पेमेंट किसने करी, पार्टनर ने, पर खर्चा किसका था, फर्म का। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्म की जेब से पैसा नहीं गया होगा। फर्म की जेब से पैसा गया क्या, फर्म की जेब से कैश गया, खर्चा तो फर्म का ही है, खर्चा किसका है, फर्म का। तो फर्म के रिलेशन अकाउंट कौन डेबिट करेगा, फर्म। भाई जब खर्चा फर्म का है तो रिलेशन अकाउंट में डेबिट भी कौन करेगा, फर्म करेगा। भाई एक्सपेंसेस को कहां डालेंगे, रिलेशन अकाउंट में, फर्म की बुक में। हम फर्म की बुक बनाते, पार्टनर की नहीं। आप अपने बारे में सोचना, मेरे बारे में सोचना। भाई आप मान लो आप फर्म हो, तो मैं अपने फर्म में था, पार्टनर हो, मैं मेरी बुक में पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, ठीक है। तो फर्म ने पार्टनर से बोला कि जाओ भाई पेन ले आओ, पार्टनर पेन लेके गया, अपनी जेब से पैसे दे दिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या फर्म की जेब से पैसे गया, नहीं। फर्म को अब दुकानदार को पैसे नहीं देने, फर्म को अब पार्टनर को पैसे देने हैं। और जब भी हम पार्टनर को कुछ देते हैं तो उसकी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैश नहीं देते। बाद में जब एंड पेमेंट करनी होती है, फुल सेटलमेंट, तब देती है कैश। अभी मुझे पार्टनर को पैसा देना है तो मैं पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। दोनों एंट्री में फर्क पता है आपको क्या था, पार्टनर, यस सर पता चल गया फर्क। क्या पता चला, पता ये चला सर, पहली एंट्री में पेन का जो पेमेंट किया जा रहा था वो फर्म अपनी जेब से कर रहा था, दूसरी एंट्री में पेन का जो पेमेंट हुआ पार्टनर अपनी जेब से कर रहा था। तो पार्टनर जब अपनी बुक बनाएगा तब वो रिकॉर्ड करेगा भाई, वो कहेगा, पार्टनर जब अपनी बुक बनाएगा वो कहेगा मेरा तो पैसा गया और मुझे पैसा लेना है फर्म से। तो पार्टनर अपनी बुक में कहेगा कि फर्म को बनाएगा डेटर, फर्म कहेगा फर्म से पैसा लेना है और मेरी जेब से पैसा गया। और मैं क्या कहूंगा, मेरा खर्चा हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया, इसलिए एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। ये पैसा मैंने नहीं पार्टनर दिया, तो मैं अपनी लायबिलिटी बना लूंगा। होपफुल आपको क्लियर हो रही होगी चीजें, समझ में आ गया। ये तो लॉजिक है ना भाई, मेरे बदले का खर्चा आपने पे कर दिया तो मैं आपको दूंगा ना पैसा, तो मैं अपनी लायबिलिटी बना लूंगा आपकी। तो आप पार्टनर, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा, क्योंकि खर्चा मेरा है तो खर्चा रिकॉर्ड मैं करूंगा, आप खर्चा रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है सर। अब सी, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय फर्म। फर्म बोर्न का रियलाइजेशन एंड पार्शली पेड बाय फर्म एंड पार्टनर। कुछ पार्टनर ने पे कर दिए, कुछ फर्म ने पे कर दिया। अब तो मैंने आपको फोन करा, आपने कहा भैया इस बार पेन लेके आने 2 पैकेट। उसने कहा सर मेरे पे तो 100 रुपए ही पड़े, एक ही पैकेट आ सकता है, आप 100 रुपए और दे दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने आपको 100 रुपए पे करे और 100 रुपए अपनी अपनी जेब से निकाल के 2 पैकेट पेन लिया है। अब क्या करूं भाई, जो पैसा मैंने दिया है वो मेरी जेब से गया, और जो पैसा आपसे दिया है मैं अपनी लायबिलिटी बना लूंगा। कितना सिंपल है ना। तो खर्चा तो मेरा ही है, खर्चा तो फर्म का ही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो होगा डेबिट ही, क्योंकि खर्चा किसका है, फर्म का। एक्सपेंस को कर देंगे, बढ़ा देंगे 2 2
तू कुछ तो कैश मेरी जेब से गया होगा, फर्म की जेब से पार्सली, और कुछ लायबिलिटी बढ़ा दूंगा, कुछ पार्टनर ने दिया होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया ना भाई? कुछ पैसा मैंने दिया तो मैं दूंगा, तो मेरे कैश कम हो जाएगा फर्म का, और अगर पार्टनर देगा तो हमें पार्टनर को देना होगा, क्योंकि हम पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ से। फर्म के पॉइंट ऑफ सोचोगे कि फर्म का कैश गया तो फर्म ने कैश कम कर दिया, फर्म ने पार्टनर ने पे करा, तो हम फर्म में मान लो तो पार्टनर को हमें पैसा देना है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। क्लियर है या नहीं? ये 3 केस निकल कर आते हैं। पर अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो मैंने एक चीज आपको यहाँ पर गौर करो, बोन बाय फर्म और बोन बाय फर्म, मतलब खर्चा किसका था? फर्म का। आगे जाकर केस आएगा खर्चा भी पार्टनर का होगा, और उस टाइम पे खर्चे की एंट्री भी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये तो बोन बाय फर्म है, यही एंट्री आती है बार बार पेपर में ऐसी। क्लियर हो गया ना पहला केस? तो केस नंबर 1 क्या कह रहा था कि पार्टनर कह रहा है कि भाई हमें पार्टनर रेम्यूनरेशन अलग से दो, और जितना रिलाइजेशन एक्सपेंस होगा उतना अलग से दो। मैंने कहा ठीक है जी। हाँ, पेमेंट को और कर सकता है, पेमेंट पार्टनर कर सकता है, पर खर्चा किसका था? फर्म का, फर्म पे करेगा वो। केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या कहता है, या केस नंबर बी बोल लो। ये कह रहा है पार्टनर और फर्म की फिर दोबारा बातचीत हुई, या तो केस नंबर 1 होगा, ये केस नंबर 2 होगा, या केस नंबर 3 होगा, तीनों में से एक ही केस होता है एट अ टाइम। अब पार्टनर ने फर्म से कहा कि सर आप हमें रेम्यूनरेशन का तो पैसा दो, तो फर्म विल पे क्या क्या? फर्म कहेगा कि भाई लो, पार्टनर का एक तो रेम्यूनरेशन पे करेगा, पार्टनर का भाई देखो फर्म आप हमें एक तो रेम्यूनरेशन दो अलग से। दूसरा, अब पार्टनर ने कहा फर्म से कि आप हमें एक एग्रीड अमाउंट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंस दो। क्या बोला मैंने? एग्रीड अमाउंट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंस, एग्रीड अमाउंट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंस। क्या मतलब हुआ इसका एग्रीड अमाउंट ऑफ रिलाइजेशन? मतलब दोस्तों ये कि पार्टनर ने कहा कि भाई हम एक आपसे फिक्स अमाउंट लेंगे, हम एक आपसे क्या लेंगे? एक फिक्स अमाउंट लेंगे, और वो फिक्स अमाउंट हमारा होगा एज अ रिलाइजेशन एक्सपेंस। अब जितना होगा उतना नहीं, मतलब पहले वाले केस में चल रहा था कि जितना रिलाइजेशन एक्सपेंस होगा उतना फर्म देगा, अब वाले केस में हो रहा है कि जितना होगा उतना नहीं, एक फिक्स अमाउंट पार्टनर ने बोल दिया कि आप हमें 50,000 रुपए दे दो, एक फिक्स अमाउंट। कितना बोल दिया इसने? एग्रीड अमाउंट बोल दिया 50,000 रुपए। अब जरा ध्यान सुनना कि अब फर्म इसको 50,000 रुपए देगा, देखो इसके तो अलग देगा ही देगा। फर्म कह रहा है, पार्टनर कह रहा है फर्म से कि आप जितना रिलाइजेशन एक्सपेंस होगा उतना मत देना, 50,000 दे दो हमें, हम उस पर काम चला लेंगे अपना। पार्टनर कहने लगा 50,000 रुपए दे दो, हम उस पर काम चला लेंगे। मैंने कहा भाई अच्छा ऐसी बात है। तो फर्म कहने लगा, अब वो वाला केस खत्म हो गया कि मतलब जितना रिलेशन एक्सपेंस होगा उतना बियर। मान लो अगर रिलेशन 60,000 होता तो फर्म 60 पे करती, 40 होता तो 40 पे करती, 50 होता 50 पे करती। अब हाँ, अब ऐसा खत्म हो गया। पार्टनर कहने लगा कि देखो सर अलग अलग नहीं मांगते, हम कहते हैं कि देखो हम आपका ज्यादा वो नहीं करेंगे, 50,000 हमें एज अ रिलेशन एक्सपेंस दे दो, जितना खर्चा होगा हम देख लेंगे, बाकी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें 50,000 रुपए दो रिलेशन के। उसने कहा ठीक है। अब इसमें 3 सिचुएशन आ सकती है। पहली सिचुएशन क्या आएगी? अब जो रिलाइजेशन एक्सपेंस हुआ वो 50,000 से बराबर आ गया, तो वेल इन गुड, वेल है, बढ़िया है। ध्यान सुनना भाई, रिलाइजेशन एक्सपेंस RE4 रिलाइजेशन लिख लेना यहाँ पर, RE का मतलब रिलाइजेशन एक्सपेंस। अब रिलाइजेशन एक्सपेंस अगर 50,000 का हो गया, पार्टनर ने कितना मांगा? एक फिक्स अमाउंट, आप इससे ना ज्यादा दो ना कम दो, बाकी हम देख लेंगे रिलाइजेशन कितना हो रहा है। पार्टनर ने भैया फर्म ने कहा कि देखो भाई हम तो आपको 50,000 दे देते, इसमें आप देख लो आप। तो पार्टनर ने कहा कि ठीक है 50,000 रुपए का, 50,000 का खर्चा हुआ, फिर तो बात बढ़िया। अगर मान लो रिलाइजेशन एक्सपेंस 50,000 से कम आया, मान लो एक्चुअल में रिलाइजेशन एक्सपेंस कितना आया? 40,000 आया, तो अब इस केस के अंदर जो 10,000 बच गए ये पार्टनर वापसी नहीं करेगा। अब समझ में आ रहा है? एक फिक्स अमाउंट का मतलब है कि पार्टनर एक फर्म से फिक्स अमाउंट ले रहा है रिलाइजेशन के। अब पार्टनर चाहे तो वो कम पैसा खर्च करे, वो उसके ऊपर है, वो उतना ही फर दे या ज्यादा कर दे। अगर कह रहा है कि भाई अब ये वापसी है 10,000 रुपए, 10,000 वापस नहीं होगा, फर्म से कहा कि ये समझ लेना आपका खर्चा 50,000 का हो गया। फर्म कहने लगी ये तो फायदा है, ये तो फायदा हुआ। नहीं नहीं भाई हम नहीं कर रहे केस। पर पार्टनर ने फर्म से कहा कि सोचो कि अगर रिलाइजेशन एक्सपेंस 50,000 से ज्यादा हो गया तो इसमें आपका फायदा है, इसमें आपका भी तो फायदा। मान लो अगर 60,000 हो गया तो अब 10,000 क्या आप दोगे हमें?
कह रहा अब नहीं दूंगा, तो बस अपनी पाए तो नहीं दोगे और हमारा लॉस, हमारा फायदा होता तब ले रहे थे। तो ऐसा खेल है कि भैया सिंपल सी बात है, पार्टनर ने फर्म से एक फिक्स अमाउंट लेना है, रियलाइजेशन क्या जितना होगा उतना नहीं। पहले वाले केस में क्या था, जितना होगा उतना, मतलब अगर 50,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस होता 50 लेता, अगर 50 से ज्यादा होता, कम होता 40 का होता तो 40 ही मांगते फर्म से, अगर 60 का होता 60 ही मांगते। अब इस वाले केस में चेंजमेंट क्या आया कि देखो रेम्युनरेशन तो आप अलग से दोगे, पर पार्टनर ने कहा फर्म से या फर्म ने कहा पार्टनर से कि हम आपको एक फिक्स अमाउंट दे देंगे 50,000 रुपीज का, ठीक। वो फिक्स अमाउंट में उससे ज्यादा का ना आपको पे करना, अगर खर्चा ज्यादा हुआ तो हम बियर करेंगे, पार्टनर कह रहा, कम हुआ तो फायदा हमारा, बराबर हो तो कुछ भी नहीं। समझ में आ गया, केस क्लियर हो गया, ठीक। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया, क्लियर होगी चीजें, यस। तो पार्टनर कहने लगा कि भैया देखो अब हमसे जितना उतना नहीं, हमें एक फिक्स अमाउंट दे दो आप, इसमें हम देख लेंगे जी, ठीक है जी, इसमें हम देख लेंगे। अब उतने का ठीक, कम हुआ तो हमारा फायदा, लॉस ज्यादा हुआ तो हमारा लॉस। आपको फॉर्म, आपको जो एंट्री पास करनी है 50,000 से करनी है, अब आपको नहीं देखना क्या है, 50,000 से खर्चा पेमेंट कर दो, ऐसा समझ लो, क्लियर हो गया। तो पहली एंट्री क्या होगी, सेम रेम्युनरेशन एंट्री की तो सेम होगी, फॉर रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर अलग से पड़ेगा, ये अलग से देना पड़ेगा, पार्टनर का रेम्युनरेशन अलग से मांगा उसने, पार्टनर ने, और कहा रिलेशन के नाम का आप एक फिक्स अमाउंट दे दो, ज्यादा घाटा हम देख लेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी रेम्युनरेशन की देने की, तो एंट्री क्या होगी, ये फर्म के लिए तो खर्चा ही है, फर्म पे कर रही है रेम्युनरेशन, तो फर्म के लिए खर्चा हुआ, तो रिलेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू ये क्या हो जाएगा दोस्त, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसको रेम्युनरेशन दिया जा रहा है उसकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्लियर हो गया। सेकंड केस, फॉर पेमेंट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंस, नहीं, ऊपर क्या लिखा हुआ था, फॉर पेमेंट ऑफ, ठीक है, फॉर रिलाइजेशन एक्सपेंस लिख लो। अब रिलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में, अब रिलाइजेशन एक्सपेंस कैसा होगा, एक एग्रीड अमाउंट होगा, वो एग्रीड अमाउंट कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन बताएगा हमें कि पार्टनर ने या फर्म ने एक एग्री अमाउंट दिया, वो इतना है रिलाइजेशन, उससे ज्यादा कम होगा तो हमें मतलब नहीं, हमारा काम तो क्या है, क्वेश्चन में बताएगा कि रिलाइजेशन एक्सपेंस के नाम का 50,000 रुपया एग्रीड अमाउंट था, पर एक्चुअल रिलाइजेशन एक्सपेंस 60,000 का हो गया, तो फर्म के बुक में कौन सा होगा, सिर्फ 50, 60 से मतलब नहीं, अब फर्म को कितना हो रहा है, फर्म ने एग्रीड अमाउंट कितना दिया 50, अब 60 हो रिलाइजेशन एक्सपेंस एक्चुअल, 40 हो या 50 हो, हमें उससे मतलब नहीं, फर्म ने एग्रीड अमाउंट कितना पे करा 50, तो उतने से एंट्री रिकॉर्ड करी जाएगी, याद रहेगी बात, ठीक। अब रिलाइजेशन एक्सपेंस जो पे हो रहा है, दिस एक्सपेंस, दिस एग्री अमाउंट पेड टू, किसको पे हो रहा है भाई, पार्टनर कह रहा है हमें दो 50,000 रुपए, हम देख लेंगे बाकी, हमें आप 50,000 रुपए दे दो बस। अब रिलाइजेशन एक्सपेंस तो खर्चा किसका है, फर्म का, पर वो पे नहीं कर रहे, वो आपकी जेब में से रिलाइजेशन एक्सपेंस नहीं दे रहे, वो पार्टनर को दे रहे, और पार्टनर को जब भी देते हैं हम पे नहीं करते, हम एंड में पे करते हैं, हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बढ़ा देते हैं अभी। तो दिस एग्रीड अमाउंट पेबल टू पार्टनर, दोस्तों वाली एंट्री नहीं आएगी अब कि रिलाइजेशन एक्सपेंस जो पे किया जा रहा है वो कैश में हो रहा है, फर्म पे कर रही है कैश में 50,000, फर्म जो 50,000 रुपए एग्रीड अमाउंट पे कर रही है वो पार्टनर को दे रही है, और जब भी पार्टनर को देती है मैंने आपको बताऊं कि कैपिटल अकाउंट बढ़ती है दोस्तों, ऐसे कैश नहीं देते, वो कैश एंड में देते हैं, जो नेट अमाउंट आता है फिर कितना लेन देन होता है लास्ट में पे करा जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, एंट्री क्या होगी इसमें, एक एंट्री ये होगी कि जो रिलाइजेशन एक्सपेंस है वो तो फर्म का है, तो रिलाइजेशन एक्सपेंस क्या करेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट क्या कर देंगे, उसमें डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस खर्चा किसका है, फर्म का, पर ये खर्चे की पेमेंट अब कर रहे हैं नहीं कर रहे, अभी पेमेंट नहीं हो रही, अभी तो कह रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ाकर पार्टनर को देंगे खर्चा, मतलब ये रिलाइजेशन एक्सपेंस का जो पैसा है वो किसको देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, मतलब 50,000 रुपए किसको देंगे भैया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बढ़ा देंगे, पार्टनर पेमेंट करेगा अपनी जेब से जितना हो रहा है, हमें मतलब नहीं, अब एक्चुअल रिलाइजेशन एक्सपेंस से मतलब नहीं, एग्रीड अमाउंट से मतलब है, 50,000 रुपए देने थे पार्टनर को दे देंगे, इन एंड जब भी फर्म डिसॉल्व होगी जो पैसा बच जाएगा, जो भी लेन देन होगा पार्टनर का सारा चुका देंगे कैपिटल अकाउंट। अभी तो हम कह रहे हैं कि हमें पार्टनर को 50,000 देना है, ठीक है जी, तो पार्टनर को देना है इसलिए पार्टनर को कैश नहीं देते हैं डायरेक्टली, पहले कैपिटल बढ़ाते हैं फिर एंड में पेमेंट करते हैं, यहां तक क्लियर होगा। पर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी देखना ऐसा होता है कि फॉर रिलाइजेशन एक्सपेंस, अब देखो अभी हमारी बात क्या हुई थी, अभी हमारी क्या बात हो रही थी, अभी हमारी बात हो रही थी
एक मिनट, रिलेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। अब पता क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना पार्टनर को बोलते हैं, पार्टनर ना आपकी कैपिटल अकाउंट को हमने बढ़ा दिया 50,000 से, अब आप जितना भी खर्चा होगा रिलेशन का वो आप पे करोगे। ये बात समझ में आ रही है, जिसे मैंने बढ़ा दिया। अब तीसरी एंट्री में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आप पार्टनर हो, मैं फर्म हूं, ठीक है, मान लो आप फर्म हो, मैं पार्टनर हूं, तो मैंने आपसे कहा कि सर मैम आप हमें पैसे दे दो, 50,000 रुपए दे दो। पार्टनर फर्म से कह रहा है 50,000 रुपए दे दो, बाकी हम देख लेंगे, जितना रिलेशन एक्सपेंस होगा, लॉस घाटा भाड़ा हमारा, आपके लिए आपका खर्चा 50,000 का ही माना जाएगा। अब आपने मेरे को दे दिया कैसे, मेरी कैपिटल अकाउंट बढ़ा दी, पहली एंट्री मेरी कैपिटल अकाउंट बढ़ा दी। अब जब रिलेशन एक्सपेंस पे करने की बारी आई तो मैं पे करूंगा, अब क्योंकि आपने तो मेरी कैपिटल बढ़ा दी, आप मुझे बाद में दे दोगे 50,000 रुपए, आपने ठीक है मैंने बढ़ा दी। अब रिलेशन एक्सपेंस पे कौन करेगा, पार्टनर। अब मैं जब पेमेंट करने की बारी आई थी, मेरी जेब में एक्यूरेट कैश नहीं पड़ा था या एडुकेट कैश नहीं पड़ा था, जितना पैसा चाहिए उतना नहीं पड़ा था, तो मैं आपके पास आया, मैंने कहा फर्म आपने जो मेरे को रिलेशन के 50,000 रुपए दिए थे ना, वो 50,000 रुपए मेरे जो अभी दिए तो है नहीं, आपने मुझे कैश तो दिया नहीं, आप मेरी कैपिटल अकाउंट बढ़ा दी, आप मेरे को बाद में कैश देखो, पर मैं जब रिलेशन एक्सपेंस पे करने की बारी आ रही है, मेरे पे अभी पैसे नहीं पड़े, ऐसा आप करो कि मेरे बदले का आप पे कर दो, जब आप मेरे को एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो वापसी मैं घुमा कर आपको दे दूंगा। कह रहा है ये क्या बेवकूफंती है यार, कह रहा एक बार मैं तेरी क्या फर्म कह रहा है कि एक बार मैं तेरी कैपिटल को बढ़ाऊं और जब पेमेंट करने की बारी है तेरे पैसे नहीं है, तू मुझसे मांगे पैसे, तो डायरेक्टली मैं ही ना पेमेंट कर दूं, मैं तेरी कैपिटल बढ़ाऊंगा। कह रहा सर ऐसे कर लो, बात तो एक ही है कि भाई क्या होगा, दोबारा समझो, आपने पार्टनर कैपिटल बढ़ा दी, फर्म ने पार्टनर कैपिटल बढ़ा दी, पैसे दे दिए रिलेशन के, देंगे मतलब पार्टनर कैपिटल बढ़ा दी, मतलब लायबिलिटी बढ़ा दी अपने ऊपर, पर कैश नहीं आया अभी, पार्टनर के पास पैसा नहीं पड़ा था भाई रिलेशन पे करने के लिए, तो पार्टनर ने कहा कि सर मेरे जो मुझे पैसे पे करने हैं ना रिलेशन के, क्योंकि आपने तो कैपिटल बढ़ा दी, अब पेमेंट करने की बारी मेरी रिलेशन की एक्सपेंस की, तो मैंने कहा सर मेरे पे पैसे नहीं है अभी, आप मेरे भी आप पर पे कर दो, और जब आप मेरे को एक्चुअल पैसा दोगे तो मैं वो पैसा आपको दे दूंगा जो मेरे भी आप पर आपने पे करा रिलेशन, ठीक है। पर इसमें ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि रिलेशन एक्सपेंस ये एंट्री इसलिए कराई जाती है, याली एंट्री और याली एंट्री इसलिए कराई जाती है क्योंकि फर्क हो जाता है इसमें, कैसे कि भाई आपने मेरा एग्रीड अमाउंट था 50,000 रुपए, पर मेरा एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंस कितना हुआ 40 का, तो मैं आपसे कह रहा हूं 40, तो आप मेरी कैपिटल से 40 काटोगे, 50 नहीं, वो 10,000 का मेरा फायदा हो गया। और मान लो आपने 50,000 रुपए कैपिटल बढ़ाई, ठीक है, आपने 50,000 रुपए कैपिटल दे दी, ये देखो ये 50,000 से बढ़ा दी, अब रिलेशन एक्सपेंस हो गया 60 का, तो आप मेरी कैपिटल 60,000 डिडक्ट कर लोगे, इसलिए एंट्री है। तो कभी कभी पार्टनर पे नहीं करता, फर्म पे कर देती है पार्टनर के ब्याह पे, और जितना रिलेशन होगा फर्म अब उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेती है। देखो तो क्या होगा, फर्म क्या करेगी, चलो ठीक है पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डिडक्ट कर लेगी, कैसे करेगी, क्यों करेगी डिडक्ट, समझ लीजिए, फर्म ने ऑलरेडी पैसा दे दिया था 50,000 रुपए, और ये खर्चा पार्टनर को पे करना था, ये खर्चा किसने पे करा है, फर्म पे कर रही है, पार्टनर के बिहाफ पर लिखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो फर्म अब पार्टनर कैपिटल से काट लेगी ये पैसा जितना का एक्सपेंस होगा, और कैश और बैंक से उसने पेमेंट तो करी थी, भाई फर्म ने पे करा ना, तो फर्म का कैश, ये फर्म की बुक है दोस्तों, हम फर्म है, फर्म ने पे करा है तो कैश और बैंक फर्म का कम हो गया, और ये पैसा क्या है रिलेशन एक्सपेंस, फर्म जो रिलेशन एक्सपेंस है वो फर्म रिकॉर्ड करेगी नहीं, फर्म ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, रिलेशन एक्सपेंस ऑलरेडी 50,000 रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये तो वो एक्चुअल है, अब ये एक्चुअल 40 भी हो सकता है, ये एक्चुअल 50 भी हो सकता है दोस्तों, ये एक्चुअल 60 भी हो सकता है, आप समझने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश, मैं फर्म हूं, आप पार्टनर हो, मैंने आपको 50,000 रुपए देने रिलेशन के, मैं दूंगा, अब एक्चुअल रिलेशन हुआ 40 का, आपने कहा सर मेरे यहाँ पे कर दो, मैंने कहा ठीक है, जितना रिलेशन एक्सपेंस होगा मैं पे कर रहा हूं आपके ब्याह पर 40 का, तो 40 आपकी कैपिटल से काट लूंगा, अगर 50 का तो 50 काट लूंगा, अगर 60 का पे करवाओगे मेरे से तो 60 काट लूंगा, भले ही मैंने एक्सपेंस एक्चुअल में कितने नाम का दिया 50 का, इसलिए ये एंट्री एक्सपेंस की नहीं है, एक्सपेंस तो मैं 50 का ही रिकॉर्ड करूंगा, जो मेरी बात हुई थी एग्रीड अमाउंट वो है एक्सपेंस, पर पेमेंट कितने की होगी वो चेंज हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, जितनी पेमेंट मैं फर्म पार्टनर के ब्याह पर करेगा उतने पैसे पार्टनर की कैपिटल से काट लिए जाएंगे। एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करेगा फर्म 50, जो एग्रीमेंट हुआ था, बस समझने की कोशिश करे, जितना एग्रीड अमाउंट है उतने से ही खर्चा रिकॉर्ड करा जाएगा फर्म के साथ, पेमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंड करता है रिलेशन एक्सपेंस कितना हुआ है, जितने पेमेंट हो उतना काट लेंगे क्योंकि फर्म ने पेमेंट करी है, अगर पार्टनर पेमेंट कर जाए फिर तो बात ही खत्म, फिर तो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करेगा फर्म, भाई पार्टनर को पैसे दिए 50,000 रुपए, पार्टनर अपना पे कर दिया, हम क्यों रिकॉर्ड करें, है ना,
फिर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम। पर पार्टनर ने पे नहीं करा, पार्टनर को हमने पैसे भी दे दिए 50,000 रुपए, उसके बाद भी पार्टनर पे नहीं कर रहा, हम पे कर रहे हैं, तो हम काट लेंगे फिर उतना। ठीक है, बस ये अलग अलग एंट्री इसलिए क्योंकि डिफरेंस हो सकता है ना रिलेशन अमाउंट में। एग्रीड अमाउंट तो 50 है पर खर्चे एक्चुअल में चेंज हो सकता है, इसलिए। क्लियर हो गया नहीं हो गया, समझ में आ गया ये केस? ठीक, केस नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। आप लास्ट केस है केस नंबर 3, जिसको हम सी केस भी कह सकते हैं। अब ये केस क्या कहता है वो सुनते हैं ध्यान से, ठीक है। चलो, तो केस नंबर 3 क्या कहता है, ये और अच्छी बात कहता है। आओ, कहता है पार्टनर है और एक फर्म है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था कि पार्टनर क्या कह रहा था फर्म से कि आप हमें पार्टनर रेमुनरेशन का पैसा अलग से दो, पैसा अलग से दो, अलग दो, और रिलाइजेशन एक्सपेंस का पैसा अलग से दो, ये कह रहा था। और रिलाइजेशन एक्सपेंस में 2 केस पड़े थे, या तो आप हमें जितना खर्चा हो रहा है उतना दो, उतना दो, या एक एग्रीड अमाउंट दो। जो 2 केस, पहले केस में ये, दूसरे केस में ये एग्रीड अमाउंट। पर पहले और दूसरे केस में देखा गया कि जो पार्टनर रेम्यूनरेशन है वो अलग से दिया जा रहा था, और जो रिलाइजेशन एक्सपेंस है वो अलग से दिया जा रहा था। अब रिलाइजेशन एक्सपेंस में 2 केस थे, जितना एक्सपेंस होगा उतना दो, या एग्रीड अमाउंट दे दो। केस नंबर 3 क्या था, हम ऐसा नहीं करेंगे। फर्म ने कहा देखो सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, सिंपल सी बात है, आपको हम एक फिक्स अमाउंट देते हैं जिसके अंदर आपका रेम्यूनरेशन और आपका रिलाइजेशन एक्सपेंस दोनों होगा। एक ही अमाउंट देंगे आपको, अलग नहीं देंगे कि रेम्यूनरेशन अलग से दिया, रिलाइजेशन का अलग से दिया, ना ना ना, एक अमाउंट देंगे, फिक्स अमाउंट। हम आपको फर्म एक फिक्स्ड अमाउंट देगी, और वो फिक्स अमाउंट के अंदर क्या क्या जुड़ा होगा, वो फिक्स अमाउंट के अंदर फर्म ने कहा कि वो फिक्स अमाउंट के अंदर आपका रेम्यूनरेशन और आपका रिलाइजेशन एक्सपेंस, मतलब रेम्यूनरेशन जितना होगा वो, और रिलाइजेशन एक्सपेंस जितना आपने बोला होगा वो, एक फिक्स अमाउंट आप एग्रीड कर लो। एक एग्रीड फिक्स अमाउंट बोल देंगे, एक एग्रीड फिक्स अमाउंट, एक एग्रीड फिक्स अमाउंट देंगे जिसमें आपका रेम्यूनरेशन का पैसा भी जुड़ा होगा, जिसका आपका रेम्यूनरेशन का पैसा भी जुड़ा होगा, और एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पैसा भी जुड़ा होगा। अब देख लो केस नंबर 3 क्या कह रहा है। अब 2 अमाउंट, 2 एंट्री अलग अलग पास नहीं करनी पड़ेगी, एक ही एंट्री पास करो, और उसी एक एंट्री से हम एंट्री कर दो ये दोनों पैसा जो दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है, पार्टनर को। फर्म कैश नहीं देगा, और जब फर्म पार्टनर को देता है, मैंने आपको बताया, जब भी फर्म कभी पार्टनर को देना होता है उसकी कैपिटल बढ़ाता है, कैश नहीं देता, एंड में होता है वो सेटलमेंट। तो बस ये वाला केस कहता है कि बस एक सिंगल अमाउंट हम देंगे, उस सिंगल अमाउंट के अंदर एग्रीड रहेगा, हम दोनों के बीच का बात रहेगी, एग्रीड अमाउंट रहेगा, और वो अमाउंट जो दिया जाएगा वो रेम्यूनरेशन और रिलाइजेशन एक्सपेंस को मिलाकर दिया जाएगा, दोनों इंक्लूड होंगे उसके अंदर। तो एंट्री पास होगी इसके अंदर कि ये भाई एक्सपेंस तो है ही, क्या आप रिलाइजेशन एक्सपेंसिस के नाम का अमाउंट दे दो या रेम्यूनरेशन के नाम का अमाउंट दे दो, दोनों ही खर्चे होते हैं फर्म के लिए, तो एक्सपेंस तो है ये, ठीक है। पर ये एक्सपेंस कैश से पेमेंट नहीं हो रहा, पार्टनर को दिया जा रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इस एक्सपेंस के अंदर क्या इंक्लूड है, दोनों, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंस के अंदर क्या इंक्लूड है भाई, रेम्यूनरेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस, रेम्यूनरेशन ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस दोनों इंक्लूड है इस खर्चे के अंदर। क्लियर है ये बात? ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, केस नंबर 4। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, अभी जैसे मैंने सेम केस आपको कराया कि भैया हमने तो पार्टनर को दे देता है एक एग्रीड अमाउंट, उसके बाद भी पार्टनर कह रहा है कि हमारे बिहाफ में पे कर दो, इसमें भी ऐसा केस होता है। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, सॉरी, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किया ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। भाई हम तो ऑलरेडी दे चुके थे ना, फर्म तो ऑलरेडी दे चुका था पार्टनर को पैसा कैपिटल बढ़ाकर, और फिर भी फर्म ने पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर के, तो इस केस के अंदर फर्म का जो पैसा है वो तो चले जाएगा, पर फर्म किससे मांग लेगा पैसा, पार्टनर की कैपिटल से डिडक्ट कर लेगा। ठीक, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगी एंट्री, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसा डिडक्ट कर लेंगे जितना रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया होगा, हमें मतलब नहीं, हमने हमारा खर्चा जो रिकॉर्ड होगा, सुनना, एक्सपेंसेस जो फर्म रिकॉर्ड करेगा वो एग्रीड अमाउंट से रिकॉर्ड करेगा, बट जो पेमेंट होगी वो उतना चार्ज कर लिया जाएगा। भाई अगर एग्रीड अमाउंट रिलायसन के नाम का 1,00,000 रुपए और आपने पेमेंट हमसे करवाई, फर्म ने पेमेंट करी रिलायसन के नाम के 1,20, तो 1,20 ही चार्ज किया जाएगा। और कैश और बैंक,
टू कैश या बैंक। देखो फर्म के पास तो पैसे चले गया, पर ये फर्म का खर्चा ऑलरेडी फर्म रिकॉर्ड कर चुका, खर्चा तो एक्सपेंस तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका, पर जितना पैसा चार्ज पैसा पे करा होगा उतना पार्टनर कैपिटल डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहां खत्म होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। 3 केस बनते हैं, इन सब की एंट्री आपने देखा होगा। दोनों केस के अंदर कोई सा भी केस हो, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? डेबिट, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा, चाहे वो रेम्युनरेशन के नाम का, चाहे वो रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है जी। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस जब अकाउंट डेबिट होगा तो वो 2 चीजें डेबिट होता है, तो कैश और बैंक से या फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। तो यहां पर एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। एक तो यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंस आ सकता है बैंक की वजह से, तो यहां पर लिख देता हूं रियलाइजेशन एक्सपेंस। आप अलग से लिखना चाहो अलग से लिख सकते हैं। देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करा होगा उसका आ जाएगा यहाँ पर, उसका नाम आ जाएगा, और बैंक से भी यहाँ पर भी आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसको मिठो रहा हूँ यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ रियलाइजेशन। भाई कैश से हो सकता है, या तो फर्म, मैं फर्म की बुक बना रहा हूँ ना, या तो फर्म खुद पे कर दे कैश, या पार्टनर ऑन पार्टनर के बिहाफ पर पे कर दिया जाए। 2 सारी एंट्री सिखा दी, जो भी केस आएगा हम एंट्री देखेंगे, आराम से करेंगे। या तो फर्म खुद पे कर दे तो फर्म का पैसा चले जाएगा, या पार्टनर पे कर देगा तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे। हमारे लिए तो खर्चा है, पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी उससे, क्योंकि हमें फिर पार्टनर को देना होगा। अगर फर्म ने पे कर दिया तो बैंक कम हो जाएगा, फर्म ने पे नहीं कहा, पार्टनर पे कर दिया फर्म के बिहाफ पर, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये हो गया खत्म रियलाइजेशन। इन एंड हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, और टोटल करने के बाद हम जो भी लॉस और गेन निकलेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिख रहा हूं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर होंगे उन रेशियो में बांट दिया जाएगा जो प्रॉफिट और गेन होगा। ठीक है जी। और अगर लॉस हुआ तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या बताया था मैंने? स्टार का मतलब कि इन दोनों में से एट अ टाइम एक ही हो सकता है दोस्तों, 2 एक साथ नहीं हो सकते। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट लास्ट एंट्री कर रहे हैं, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी है शायद, 4th होगी एंट्री, 5th हो गई, 6th एंट्री, 6th एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। बड़े बड़े बस पूरे रियलाइजेशन में अगर आपको एंट्री आ गई ना, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से इजीली कर लोगे। इसको नाम देते हैं फॉर क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने के बाद हमारा प्रॉफिट या फिर गेन, प्रॉफिट या फिर लॉस निकलता है, उस प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कर देंगे हम पास। इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट का केस हुआ तो क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को प्रॉफिट बांट देंगे ना दोस्त, पार्टनर को प्रॉफिट बांटेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगी, और रियलाइजेशन का कम हो जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, वहां से खत्म हो जाएगा प्रॉफिट। और इन केस ऑफ लॉस एंट्री विल बी वाइस वर्सा। लॉस के केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट से लॉस को रिकवर करा जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम कर दी जाएगी, और टू रियलाइजेशन अकाउंट से खत्म हो जाएगा लॉस। लॉस रियलाइजेशन के कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पर होगी एंट्री, छठी भी खत्म। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिवैल्यूएशन में भी यही एंट्री होती है। क्लियर हो गया सर, खत्म होगी। अब चलो 7th एंट्री सीखते हैं, 2 एंट्री और बची है, उसको खत्म करते हो और रियलाइजेशन की सारी एंट्री खत्म हो जाएगी। अगली क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लोन बाय पार्टनर टू फर्म, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को दोस्तों, तो इट विल नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं आता, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी होती है। लिख दिया, लोन बाय पार्टनर is not a outside liability, is not an outside liability। तो लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को, वह आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, is not an outside liability, so it not transfer to realization account, so it not transfer to
realization account with the payment of this loan, the payment of this loan, the payment of this loan is transferred to सेपरेट अकाउंट. इस लोन की पेमेंट सेपरेट अकाउंट से होगी. जैसे एंट्री होगी लोन का पेमेंट करेंगे तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी ना, तो पेमेंट ऑफ लोन की एंट्री क्या होगी. अच्छा ये लोन की पेमेंट कब होगी, पेमेंट ऑफ लोन की एंट्री कब होगी, ये लोन की पेमेंट होगी जब आउटसाइड लायबिलिटी को पैसा दे दिया गया हो. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का केस पढ़ा था ना थ्योरी. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पहले आउटसाइड लायबिलिटी को पे करते हैं, फिर पार्टनर ने जो लोन दिया होता है वो पे होता है, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट होता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो बांट देते हैं. तो पेमेंट ऑफ लोन, तो लोन का पेमेंट किस तरीके से होगा दोस्तों. लोन एक नया अकाउंट खोलेंगे, लोन बाय पार्टनर, ठीक है, लोन बाय पार्टनर एक नया अकाउंट खुलता है, अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश और बैंक से पेमेंट हो जाएगी. एक नया अकाउंट खुला होगा, जब लोन लिया होगा तो ये नया अकाउंट खुला होगा, तो इस अकाउंट को खत्म कर दिया क्योंकि लायबिलिटी अब मेरी खत्म होगी. लायबिलिटी कम करने की वजह से लायबिलिटी करते हैं. ये लोन मेरे लिए क्या है, लोन अकाउंट मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है दोस्तों. और जब मैं इसको पे कर दूंगा तो लायबिलिटी खत्म और एसेट कम हो जाएगी. इसमें क्या बताऊं, लोन की रीपेमेंट की एंट्री आपको पता ही है, लोन डेबिट और कैश और बैंक खत्म. पर अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो 8वीं ट्रांजैक्शन, लोन बाय फर्म टू पार्टनर. So this loan is an asset for the firm. This loan will be treated as asset for the firm. This loan is treated as asset of the firm. ये लोन क्या है दोस्तों, फर्म की एसेट है, फर्म की एसेट मानी जाएगी. तो अगर मैंने किसी पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने अगर किसी पार्टनर को लोन दिया, तो अगर फर्म उससे लोन वापसी लेगा, वापसी लेना होगा, तो उससे कैश नहीं मंगवाएगा, पार्टनर से कैश नहीं मंगवाएगा दोस्तों. पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट में पैसा पड़ा है ना, वहां से डिडक्ट कर लेगा. समझ में आ रहा है. तो लोन जो फर्म ने दिया है पार्टनर को, तो ये हमारी एसेट है. और जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे उस लोन का पैसा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से लोन का पैसा काटेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्त, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट. और जो हमारी एसेट है वो खत्म. भाई किस बात की एसेट, अब पार्टनर ने पैसा दे तो दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से काट तो लिया, डिडक्ट तो कर लिया, अब किस बात की एसेट, तो लोन बाय लोन टू पार्टनर ले लेते हैं. सिर्फ लोन टू पार्टनर, लोन दिया किसको, पार्टनर को, लोन टू पार्टनर. ये दो एंट्री बड़ी सिंपल से थी. भाई अगर मैंने लोन किसी पार्टनर को दे रखा है तो मैं उससे कैश नहीं मांगूंगा, उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लूंगा और लोन खत्म कर दूंगा. तो मैंने कहा मेरी उसकी कैपिटल से खत्म हुई, उसकी कैपिटल से मांगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उसकी कैपिटल कम कर दी, और लोन जो मेरा एसेट था जो मैंने पार्टनर को दिया था वो मेरा खत्म हो गया. सेम एज इट इज कि जब लोन पार्टनर से लिया गया होगा तो मेरी लायबिलिटी बन गई होगी, अब जब मैं पेमेंट करूंगा तो कैश चले जाएगा और लायबिलिटी खत्म हो जाएगी. तो ये एक एंट्री होती है, दो एंट्री. ठीक है जी. और यहां पर मिलाकर सारी एंट्री हमने रियलाइजेशन अकाउंट की सीख ली. अगली क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. फॉर्मेट भी मैंने आपको पूरा सिखा दिया. एक बार इसका फॉर्मेट एंड में अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कुछ बातें डाली नहीं, एंट्री सिखा दी पर बहुत सारी बातें उसके अंदर इंक्लूड नहीं करी है. ठीक है, चलो. तो फॉर्मेट एक तरीके का आपको समझ में आया. नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें बेसिकली कितने अकाउंट मेंटेन करने थे, मैंने आपको बताया था हमें बेसिकली 5 अकाउंट मेंटेन करने हैं. जब मैं नेक्स्ट क्लास आपको पढ़ाऊंगा तो 5 अकाउंट मेंटेन किया जा सकता है. पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट कंपलसरी आएगा, मस्ट है, ये अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा. बैंक अकाउंट मस्ट है, ये अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बैंक अकाउंट का जो बराबर आना चाहिए, जैसे बैलेंस शीट बराबर है तो पता चलता है कि हमने क्वेश्चन सही करा है, ऐसे बैंक अकाउंट का जो टोटल है वो बराबर आएगा तो समझ लेना हमने क्वेश्चन ठीक करा हुआ है. और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी मस्ट है, ये भी बनाना पड़ेगा. ये 3 अकाउंट मस्ट है, ये ऑप्शनल है. इसकी आप एंट्री पास कर भी खत्म कर सकते हो, और वैसे ये ऑप्शनल है. और ये 3 अकाउंट आपको हर क्वेश्चन में बनाने पड़ते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा तो. ठीक है जी. तो पहला अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक. बैंक और कैश अकाउंट से पता चलता है कि हमारा आंसर ठीक करा या नहीं. जैसे बैलेंस शीट बराबर आती है तो पता चलता है आंसर ठीक है. ऐसी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट का जो टोटल अगर वो बराबर आता है तो समझ लेना हमारा आंसर ठीक करा है, इससे पता चलता है. तो अगली क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. एंट्री सारी खत्म हो गई है. 4 क्लास हमने दिया, 2 क्लास थ्योरी, 2 क्लास एंट्री को. अब क्वेश्चन को देते हैं. आज की क्लास में इतना ही करते हैं. होपफुल आज की क्लास बहुत बड़ी हो गई है, होपफुल आपने पूरी क्लास देखी होगी.
थैंक यू वेरी मच। अगर देखिए तो नीचे कमेंट करिए हम कि मैंने पूरी क्लास देखी है, इससे पता चलता है कि यार हाँ स्टूडेंट पूरी क्लास देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।